अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए मोहिउद्दीन नवाब की एक नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है चिलमन। तो आइए शुरू करते हैं। दीवार तो दीवार ही होती है, कुछ खुरदरी होती है, कुछ हमपार होती है और कुछ इतनी चिकनी होती है कि इस पर हाथ रखो तो हाथ फिसल जाए। मेरा हाथ भी इस पर से फिसल जाया करता था। वो बड़ी अच्छी थी। मुझे इस दीवार से बहुत मोहब्बत थी। कभी ऐसा होता कि महल्ले की कोई औरत धुले हुए कपड़ों को सुखाने के लिए इस पर फैला देती, गोया इस दीवार को कपड़े पहना देती थी, इसकी शर्म रख लेती थी। चादर और चार दीवारी की शर्म लाजमी है। चार दीवारी में से एक दीवार वो थी, सिर्फ कपड़े पहन लेने से कुछ नहीं होता। हया का तकाजा है कि पर्दा किया जाए, सर पर चादर रखी जाए या बुर्का पहनकर नकाब डाली जाए, या घर में हो तो चिलमन के पीछे रहा जाए। मगरिब की अजान होते ही इस दीवार पर चिलमन का साया पड़ जाता था। गोया के हया का ये तकाजा भी पूरा हो जाता था। वो घर दीवार के बिल्कुल सामने था। इस घर की खिड़की पर जो चिलमन पड़ी हुई थी, मगरिब की अजान के वक्त जब बल्ब रोशन होते तो इनकी रोशनी से चिलमन का अक्स पूरी तरह इस दीवार पर पड़ता था। गोया कि इस दीवार को चिलमन का तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल हो जाता था। मैं मगरिब के बाद ही इस दीवार के पास आकर खड़ा हो जाता था, क्योंकि दिन के वक्त चिलमन के आर पार नज़र नहीं आता। बाहर की रोशनी इतनी तेज़ होती है कि घर की अंदरूनी रोशनी में क्या होता है कुछ दिखाई नहीं देता था। लेकिन जब बल्ब रोशन हो जाते तो चिलमन के अंदर घर का कुछ हिस्सा नज़र आता था और घर में रहने वाली भी कहीं कहीं से झलकती थी। कभी इधर से गुज़रकर उधर जाती थी, कभी उधर से गुज़रकर इधर चली आती थी, और कभी इसका साया दीवार पर मुख्तसर सा नज़र आता था। एक बंद कली लगती थी, कभी दीवार पर इस कदर छा जाता कि खिला हुआ गुलाब मालूम होती, क्योंकि वो साफ छुपते भी नहीं थे, सामने आते भी नहीं थे। मैं पिछले 2 दिनों से इस चिलमन के साए में आ रहा था और इन नज़ारों में गुम हो रहा था। मेरे वहाँ आने का मकसद कुछ और था और अब मकसद कुछ और होता जा रहा था। किसी नामहरम को यूं देखना और इसका जिक्र करना गुनाह है, लेकिन मोहब्बत और जासूसी में सब जायज़ होता है। मोहब्बत में इसलिए कि आदमी दिल के हाथों मजबूर होता है, आँखों पर पर्दा पड़ जाता है, दिमाग किसी की नहीं सुनता, सिर्फ चिलमन को घूरता है। और जासूसी में इसलिए कि आदमी फ़र्ज से मजबूर होता है कि कानून का तकाजा पूरा करे। सबसे पहले मैंने इस चिलमन वाली को पुलिस स्टेशन में देखा था। मैं दूसरे कमरे में छुपा हुआ था और एक खिड़की के रास्ते से देख रहा था। वो थानेदार के सामने बैठी हुई अपना बयान लिखवा रही थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे दिल के सादे वर्क पर अपनी हिस्ट्री पेश कर रही है। इस फूल के साथ एक कांटा भी था। वहीं दूसरी कुर्सी पर उसका शौहर बैठा हुआ था। थानेदार ने पहले इस हसीना से मुखातिब होते हुए पूछा, जमालो, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? जमालो ने कहा, मेरा नाम जमाल आफरीन है। थानेदार ने कहा, यूँ नहीं, अपना नाम ज़ौजियत के साथ बताओ। जमालो ने कहा, मैं अपने खामिद का नाम नहीं ले सकती। थानेदार ने हैरानी से पूछा, क्यों नहीं ले सकती? ये तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं, तुम्हारे शौहर हैं, तुम्हारे मजाजी खुदा हैं। क्या मुसलमान औरतें अपने शौहर का नाम नहीं लेती हैं? नहीं, लेती तो हैं, ज़रूर लेती हैं, लेकिन मेरे शौहर का नाम ऐसा है कि मैं नहीं ले सकती। थानेदार ने ताज्जुब से इसके शौहर को देखा तो इसके शौहर ने कहा, जनाब, मुझे छोटू भाई दंदान साज कहते हैं। चूँकि मेरा नाम छोटू भाई है और मेरी बीवी मुझे भाई नहीं कह सकती, इसलिए मेरा नाम नहीं लेती है। ये सिर्फ छोटू तो कह सकती है। नहीं जनाब, ये मुझे अपने से छोटा नहीं समझती, इसलिए छोटू भी नहीं कहती। थानेदार ने नागवारी से कहा, मैं तुमसे नहीं, जमालो से पूछ रहा हूँ। यहाँ जमालो का बयान लिया जा रहा है, तुम खामोश रहो। हाँ तो जमालो, अगर तुम अपने शौहर का नाम नहीं लेती हो तो फिर तुम दोनों में से किस तरह बातचीत होती है? तुम इसे कैसे मुखातिब करती हो? जमालो ने कहा, जनाब, जब हमारे दरमियान झगड़ा नहीं होता तो मैं इन्हें एजी कहती हूँ, झगड़ा होता है तो ओजी कहा करती हूँ, और जब ये मुझे बुलाते हैं तो मैं जवाब में कहती हूँ आई जी। थानेदार ने गुस्से से पूछा, क्या तुम मजाक कर रही हो? वो बोली, जी नहीं जनाब, मजाक तो आप कर रहे हैं।
آپ کو بیان لکھوانا چاہیے، لیکن آپ ہمارے ذاتی معاملات کے متعلق پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ بھلا آپ کو اس سے کیا واسطہ کہ میں اپنے شوہر کو کس طرح مخاطب کرتی ہوں؟ آپ اس کیس کے متعلق جو بات پوچھنا چاہتے ہیں وہ پوچھیں۔ تھانے دار نے چند لمحوں تک اسے غصے سے دیکھا، پھر پوچھا، کیا تم رفیق الدین کے ساتھ جائے واردات پر گئی تھیں؟ وہ انکار میں سر ہلا کر بولا، نہیں، میں اپنے شوہر کے ساتھ چھانگا مانگا گئی تھی۔ وہیں رفیق الدین اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ نظر آیا۔ چونکہ ہماری پرانی جان پہچان تھی، اس لیے وہاں ہم آپس میں مل بیٹھے اور تفریح میں ساتھ ساتھ رہے۔ رفیق الدین سے تمہارا کیا تعلق تھا؟ میرا نہیں، میرے شوہر اور رفیق الدین کا آپس میں دوستانہ تعلق تھا۔ میں اپنے شوہر کے رشتے سے اسے اخلاقاً باتیں کیا کرتی تھی۔ تھانے دار نے کہا، میں نے تو تمہارے اور رفیق الدین کے بارے میں کچھ اور سنا ہے۔ وہ ناگواری سے بولی، آپ نے جو کچھ سنا ہے اسے اپنی ذات تک محدود رکھیں، کسی پر کیچڑ اچھالنا اچھی بات نہیں ہے۔ ہم قانون سے مجبور ہیں، جو کچھ ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں انہی کی روشنی میں ہم سوالات کرتے ہیں، اس لیے میں ایسا سوال کرنے پر مجبور ہوں۔ جناب، چادر اور 4 دیواری کی شرم بھی ہوتی ہے، اور اس شرم کے پیش نظر کسی عورت سے ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے جس سے اس کی توہین ہوتی ہو۔ میں آپ سے کہتی ہوں کہ رفیق الدین ایک بہت ہی نیک اور پارسا انسان تھا، اور میں اس کی بڑی عزت کرتی تھی۔ اگر وہ کسی کے ہاتھوں مارا گیا ہے تو یا آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اسے میں نے یا میرے شوہر نے ہلاک کیا ہے؟ بھلا اسے مار کر ہمیں کیا مل رہا ہے؟ تمہیں کچھ نہیں مل رہا ہے، مگر تمہارے شوہر کو تو دلی اور دماغی سکون حاصل ہے۔ اب یہ خدشہ نہیں رہا کہ رفیق الدین تمہیں اپنی طرف مائل کر لے گا اور تمہیں اس شوہر سے نجات مل جائے گی۔ جمالو نے غصے سے دیکھا، پھر فوراً ہی نظریں نیچی کر کے بولی، آپ قانون کی کرسی پر بیٹھے ہیں، ہمیں گالی دے سکتے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ آپ اپنے طور پر جو کچھ بھی سوچ لیں، نہ ہماری رفیق الدین سے دشمنی تھی، نہ ہم رفیق الدین کے ساتھ چھانگا مانگا گئے، اور نہ ہی ہم نے اسے قتل کیا ہے۔ رفیق الدین کے قتل کا کیس مجھے مل رہا تھا، اور میں اپنے طریقہ کار کے مطابق جمالو اور اس کے شوہر چھوٹو بھائی کے سامنے فی الحال نہیں جانا چاہتا تھا، پہلے اپنے طور پر معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ رفیق الدین کے 2 ساتھی جو چھانگا مانگا گئے تھے، ان کے سامنے بھی میں نے اصلیت ظاہر نہیں کی تھی اور ایک اجنبی بن کر ملاقات کرتا رہا تھا۔ اس وقت بھی میں جمالو اور چھوٹو بھائی سے چھپ کر انہیں دیکھ رہا تھا، ان کی باتیں سن رہا تھا اور ان کی باتوں سے ان کے چال چلن کا اندازہ لگا رہا تھا، مگر جمالو کے متعلق اندازہ لگاتے وقت خود میرا چال چلن بگڑتا جا رہا تھا۔ جمالو کو دیکھ دیکھ کر میرا دل کہتا تھا کہ مقتول رفیق الدین یقیناً اس پر دل و جان سے مرتا ہوگا، اور اسی لیے شاید وہ مر چکا ہے۔ ان دونوں میاں بیوی کو دیکھ کر یہی خیال آتا تھا کہ دونوں میاں بیوی میں شاید بنتی نہیں ہے، اور وہ گھر میں ایک دوسرے کی ضد بن کر رہتے ہوں گے، کیونکہ بظاہر بھی وہ ایک دوسرے کی ضد تھے، یعنی جمالو حور تھی اور چھوٹو بھائی لنگور تھا۔ لنگور سے مراد بالکل ہی بدصورت نہیں تھا، لیکن جمالو کے حسن کے سامنے بالکل ہی مرجھایا ہوا سا اجاڑ سا نظر آتا تھا۔ جمالو صحت مند تھی اور وہ مچھر تھا، یوں لگتا تھا کہ جمالو کی پھونک سے اڑ جاتا ہوگا۔ پھر یہ کہ ایسے شوہر خوبصورت بیوی کو پا لینے کے بعد احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں اور ان پر کڑی نظر رکھتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر نکتہ چینی کرتے ہیں۔ جو عورت بہکنا نہیں چاہتی اسے بھی غصہ دلا کر غیر شعوری طور پر بہکنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جمالو اپنے شوہر سے تنگ آ کر ایک نئے ساتھی کی جستجو میں رفیق الدین کی طرف مائل ہو گئی ہو۔ کبھی چھوٹو بھائی نے اسے رفیق الدین کے ساتھ ہنستے بولتے دیکھ لیا ہو، پھر اس طرح 2 رقیبوں نے چھانگا مانگا کے جنگلوں میں خونریز جنگ لڑی ہو، جس کے نتیجے میں رفیق الدین مارا گیا ہو۔ ویسے سچ بات تو یہ ہے کہ چھوٹو بھائی جیسا مچھر آدمی رفیق الدین پر غالب نہیں آ سکتا تھا، اسے اس طرح ہلاک نہیں کر سکتا تھا جس طرح کے رفیق الدین ہلاک ہوا تھا۔ اس پر سامنے سے لوہے کی سلاخ سے حملہ کیا گیا تھا۔ یہ حملہ بڑا زوردار تھا کیونکہ پیشانی کا زخم نہایت گہرا تھا۔ ایسا زبردست حملہ کرنے کے لیے ذرا ہاتھوں میں اور جسم میں قوت کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ چھوٹو بھائی میں نظر نہیں آتی تھی۔
अगर इसके मुकाबले में ये कहा जाता कि जमालों ने लोहे के सरिये से हमला किया है तो ये बात किसी हद तक काबिल कबूल हो सकती थी, क्योंकि वो बड़ी सेहतमंद और तगड़ी थी। मैंने इस केस की रिपोर्ट दूसरे पहलू से भी तैयार की। दूसरा पहलू ये था कि रफ़ीकुद्दीन अच्छा, सेहतमंद और तगड़ा था और इसकी बीवी बिल्कुल थान-पान सी थी। इसकी बीवी का बयान है कि वो अच्छे से अच्छा खाती पीती है, फिर भी इसके बदन पर गोश्त नहीं चढ़ता। इस पर रफ़ीकुद्दीन इससे बेजार रहता था, रात रात भर कहीं गायब रहता था। रफ्ता रफ्ता इसकी बीवी को पता चला कि इसका शौहर जमालों में दिलचस्पी ले रहा है और इसके लिए इसने छोटू भाई से दोस्ती की है और अब छोटू भाई के घर में आता जाता है। मकतूल रफ़ीकुद्दीन की बीवी ज़ेबो के नाम से पुकारी जाती थी। मैंने कहा, देखो ज़ेबो, जहाँ तक जमालों और इसके शौहर का ताल्लुक़ है, हम इस सिलसिले में अपने तौर पर मालूमात हासिल कर रहे हैं। तुमसे जो पूछा जा रहा है इसका जवाब दो। क्या तुम्हारी कोई औलाद रफ़ीकुद्दीन से है? हाँ, एक बेटा है 2 बरस का। रफ़ीकुद्दीन की अब जो भी दौलत और जायदाद है वो तुम्हें मिलेगी। हाँ, दुनिया वाले तो यही कहते हैं, मगर इन्हें ये कहना चाहिए कि रफ़ीकुद्दीन के बेटे को मिलेगी। मैंने कहा, इसका बेटा भी 2 बरस का है। इस दौलत और जायदाद से तुम्हें ही फ़ायदा पहुंच सकता है। फिर मैंने सुना है कि इसने अपनी ज़िंदगी का बीमा कराया था, जो तकरीबन 50,000 रुपये तक का है। हाँ, 50,000 रुपये भी यूँ समझो कि मुझे ही मिलेंगे, क्योंकि आपके कहने के मुताबिक मेरा बेटा 2 बरस का है और शायद आप यही सोच रहे हैं कि मैंने बीमे की रकम लेने, दौलत और जायदाद पर काबिज़ होने के लिए इसे कत्ल करा दिया है। वाह, कैसा ज़माना आया है कि औरत पर इस तरह शुबा किया जाता है कि वो अपने हाथों से अपना सुहाग उजाड़ लेगी। सेबो, बुरा मानने की बात नहीं है। हमारी इसी दुनिया में, हमारे ही मुल्क में बाज़ औरतें खुद ही अपने शौहर को कत्ल कर देती हैं या अपने किसी आशना से कत्ल करा देती हैं और ख़ुद ही अपना सुहाग उजाड़ लेती हैं और दुनिया को दिखाने के लिए मातम करती हैं। फिर तुम्हारे मुतालिक ऐसा क्यों नहीं सोचा जा सकता? वो ढिठाई से बोली। हाँ, सोचने को तो आप बहुत कुछ सोच सकते हैं, आपको सोचने से कोई नहीं रोकेगा, लेकिन मैंने अपने शौहर को ना तो कत्ल किया है ना कत्ल कराया है। मैं अपने ज़मीर की अदालत में बेगुनाह हूँ। आप जो चाहें समझते रहें। रफ़ीकुद्दीन के कत्ल का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। कत्ल के वक्त कोई इसके सामने तो ज़रूर मौजूद होगा, हाँ वो कातिल ही क्यों ना हो, लेकिन इस कातिल का पता नहीं चल रहा था। रफ़ीकुद्दीन के साथ 2 आदमी थे जो उसके साथ छांगा मांगा में देखे गए थे। ये बयान छोटू भाई ने दिया था और इसकी तायद जमालों ने की थी, और रफ़ीकुद्दीन की बीवी ज़ेबो का बयान था कि वह ऐसे किसी साथी को नहीं जानती जिसके साथ रफ़ीकुद्दीन छांगा मांगा गया हो। इसके बुतेरे दोस्त थे, वो किसके साथ गया होगा ये यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता। छोटू भाई ने अपने बयान में कहा कि अगर वो 2 शख्स शनाख्ती परेड में लाए जाएं तो इनको पहचान सकता है। फिर शनाख्ती परेड का इंतज़ाम किया गया। मकतूल रफ़ीकुद्दीन के जितने दोस्त अहबाब थे, इन सबको तलाश करके बुलाया गया और इनके सामने से छोटू भाई को गुजारा गया, लेकिन छोटू भाई ने इनकार करते हुए कहा कि इनमें से कोई रफ़ीकुद्दीन के साथ छांगा मांगा नहीं किया था। जो 2 शख्स उसके साथ देखे गए थे वो यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। अब यही सूरत रह गई थी कि जिन लोगों पर शुबा है इनकी चुपचाप निगरानी कराई जाए। ज़ेबो की निगरानी के लिए मैंने अपने एक असिस्टेंट को मुकर्रर किया। छोटू और जमालों की निगरानी की जिम्मेदारी मैंने ले ली, क्योंकि मेरा दिल खुद जमालों के पीछे जाना चाहता था और जमालों की नक्लो हरकत में देख ही रहा था बज़रिया चिलमन। कभी कभी छोटू भाई भी नज़र आ जाता था, लेकिन जब वो चिलमन के पीछे दिखाई देता या दीवार पर उसका साया नज़र आता तो मैं फ़ौरन ही चिलमन के पास से हट जाता था और पास ही एक पान की दुकान के पास पहुंचकर सिगरेट खरीदने का बहाना करता था। इस बहाने सिगरेट पीने का मौका मिल जाता था। चिलमन कोई आईना न थी कि इसमें जमालों की सूरत साफ झलकती रहती। वो तो चिलमन के पीछे बल्ब की मुखालिफ रोशनी में साई की तरह नज़र आती थी। कभी कभी वो खिड़की के पास वाला कोई बल्ब रोशन कर लेती तो इस रोशनी में कहीं कहीं से उसका चेहरा नज़र आने लगता था। पहले दिन इस चिलमन के साय में कोई काबिल ज़िक्र बात न हुई,
बस इतना ही हुआ कि कभी कभी वो आती जाती हुई नजर आई। एक बार मुझे ख्याल आया कि वो चिलमन के पास ठिठक गई है और शायद इसने चिलमन के पीछे से मुझे देख लिया है। मैं इस दीवार के पास खड़ा हुआ था और मुझ पर चिलमन का साया पड़ रहा था, यानी कमरे के बल्ब से आने वाली रोशनी भी मुझ पर थी और साया भी था। मैंने जल्दी से अपनी नेकटाई की गिरा दुरुस्त की, अपने सर के बालों में उंगलियों से कंघी की ताकि इसे खूबसूरत नजर आऊं, लेकिन वो जल्दी वहां से पलट कर चली गई। दूसरे दिन जब मगरिब के बाद खिड़की के पीछे बल्ब रोशन हुआ और चिलमन का साया मुझ पर पड़ने लगा तो मैंने देखा कि वो मौजूद थी और अब वो कभी कभी खिड़की के पास आकर बैठ जाती थी। कोई ना कोई काम का बहाना करती रहती थी, कभी बाल संवारती थी या कभी उठकर कोई चीज़ उठाती थी और कभी रख देती थी। मैंने समझ लिया कि इस औरत में खुद नुमाई कुट कुट कर भरी हुई थी। अक्सर औरतों की नीयत बुरी नहीं होती, लेकिन वो खुद नुमाई की आदत से मजबूर होती हैं। खुदा ने ऐसा हुस्न दिया होता है कि इसकी तशहीर के बगैर चैन नहीं मिलता। तीसरे दिन मैंने सोचा कि अब सीधे रास्ते से इस मकान के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी जाए और बाकायदा अपना तारुफ कराने के बाद तफ्तीश के बहाने रब्तो ज़ब्त बढ़ाया जाए। ये सोचकर मैं आगे बढ़ना चाहता था। इस वक्त इशा की अजान होने लगी। मैंने सोचा ज़रा एक सिगरेट खरीद कर सुलगा लूँ, इसके बाद इस मकान के दरवाजे पर जाऊँगा। इसी वक्त इस मकान की तरफ से मुझे छोटू भाई दंदान साज आता हुआ दिखाई दिया। वो गुस्से से भरा हुआ था और सीधा मेरी तरफ आ रहा था। उसने आते ही पूछा, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आकर खड़े रहते हो? मैंने आसपास देखते हुए कहा, ये गुजरने का रास्ता है और मैं यहाँ से गुजरते वक्त थोड़ी देर इसलिए खड़ा हो जाता हूँ कि यहाँ सिगरेट की दुकान है और मैं सिगरेट का कश लगाने के बाद यहाँ से जाता हूँ। वो बोला, तुम झूठ बोलते हो, तुम इस चिलमन को तकते रहते हो। मैंने छुपकर देखा है, तुम्हारी नज़रें इस चिलमन की तरफ रहती हैं और तुम पराई औरतों को घूरते रहते हो। मैंने कहा, मिस्टर, मैं तो घूरता नहीं हूँ, अपने रास्ते आता हूँ, अपने रास्ते जाता हूँ। तुम ये एतराज़ करके साबित करना चाहते हो कि तुम्हें अपने ही घर की औरत पर भरोसा नहीं है। उसने कहा, औरत को लगाम देने से वो ठीक रहती है और मैं अपनी औरत को किस तरह काबू में रखता हूँ ये मैं जानता हूँ, लेकिन तुम जैसे औबाश किस्म के लोगों की वजह से औरतों को तरगीब मिलती है। वो देखो, वहाँ मेरी बीवी तुम्हें देख रही है। ये कहते ही उसने चिलमन की तरफ पलट कर देखा तो मैं भी उसके साथ आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा, क्योंकि चिलमन के पीछे रोशनी की जो दीवार नज़र आ रही थी, इस दीवार पर जमालों का साया पड़ रहा था और वो साया नमाज पढ़ रहा था। छोटू भाई को ज़रा सी देर के लिए चुप सी लग गई। मैंने सोचा कि ये खूब एक्टिंग कर रही है, लेकिन छोटू भाई की तरफ देखकर नागवारी से कहा, वो देखो, अगर वो तुम्हारी बीवी नमाज पढ़ रही है तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इतनी नेक और पारसा औरत पर इल्ज़ाम लगाते हो और मुझ पर भी इल्ज़ाम लगाने आए हो। वो पहले तो हिचकिचाया, फिर सख्त लहजे में बोला, हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरी बीवी नेक पारसा है। जिस वक्त भी इसे मौका मिलता है उस वक्त की नमाज़ पढ़ लेती है, लेकिन नमाज़ पढ़ने से क्या होता है? तुम्हारे जैसे शैतान भी तो नमाज के बीच में आ जाते हैं। जब इसने मुझ पर इल्ज़ामात लगाना शुरू किए और मैंने देखा कि बात बढ़ जाएगी, महल्ले वाले जमा हो जाएंगे, तो मैंने अपने कोट की अंदरूनी जेब से अपना शनाख्ती कार्ड निकालकर उसके आगे कर दिया। उसने एक झटके से नागवारी के साथ कार्ड लेते हुए पूछा, ये क्या है? मैंने कुछ नहीं कहा। उसने कार्ड पर नज़र डाली, फिर इसे पढ़ा तो चौंक कर कभी मुझे और कभी कार्ड को देखने लगा। फिर एकदम वो नर्म पड़ गया और बोला, जनाब, आप तो इंटेलिजेंस के ऑफिसर हैं, लेकिन आप यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? मैंने कहा, ये मेरा तरीक़ा कार है। मैं अपने तौर पर मालूम करना चाहता था कि आप लोग क्या हैं, कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, किन लोगों से मिलते मिलाते हैं, आप लोगों की मसरूफियात क्या होती हैं। ये तो आपने बड़ी हद तक मालूम कर लिया होगा। अब तो ये बात हमसे छुपी नहीं रही कि ये केस आपके हाथ में है। अब आपको मेरे साथ घर में चलना होगा। मैं आपको चाय पिए बगैर जाने नहीं दूंगा। अंधा क्या चाहे, दो आँखें
और ये दो आंखें जमालों को अपने सामने देखना चाहती थीं। मैं ज़रा सा रस्मी तौर पर इनकार करने के बाद उसके साथ उसके मकान में आ गया। उसने एक कमरे में मुझे बिठाते हुए कहा, मेरे मकान में 2 ही कमरे हैं। इधर वाला कमरा जमालों के लिए है और ये मेरे लिए है। दरअसल हम दोनों के मिजाज में बड़ा फ़र्क है। जो वो चाहती है वो मैं नहीं चाहता, और जो मैं चाहता हूँ इसे वो पसंद नहीं करती। इसलिए वो अपने तौर पर कमरे को सजा कर रखती है और मैं अपने तौर पर अपने कमरे का हर सामान तरतीब के साथ रखता हूँ। देख लीजिए मेरा कमरा कितना शानदार लग रहा है। आपका क्या ख़्याल है? मैंने तायद में सर हिलाते हुए कहा, बेशक, इस कमरे को देखकर आपके आला ज़ौक़ का पता चलता है। वो खुश हो गया। फिर दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, जमालो, ज़रा 2 प्याली गर्मा गर्म चाय भेज देना। हमारे शहरियार साहब आए हैं। ये वही साहब हैं जो चिलमन के उधर खड़े हुए थे। हमसे इनको समझने में भूल हुई। दरअसल ये इंटेलिजेंस के ऑफिसर हैं। हम इन्हें कोई ऐसा वैसा आदमी समझ रहे थे। ये कहने के बाद वो दरवाजे की तरफ से पलटकर आते हुए बोला, हाँ तो जनाब, अब सुनाइए। मैंने पूछा, क्या सुनाऊं? यही कि इस कातिल का कुछ सुराग लगा या नहीं। मैंने हंसते हुए कहा, इसका सुराग लगा नहीं तो मैं यहाँ आया हूँ। वह हंसते हुए मेरे सामने एक सोफे पर बैठ गया और फिर बोला, आप कातिल को पकड़ने के लिए चाहे यहाँ आएँ या दुनिया के आखिरी सिरे पर चले जाएं, एक बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और वो ये कि जब तक इन 2 बदमाशों का पता नहीं चलेगा जो मकतूल रफ़ीकुद्दीन के साथ थे, उस वक्त तक आप असल कातिल तक कभी नहीं पहुँच सकेंगे। और मेरा ज़ाती ख़्याल है कि इसके इन 2 साथियों में से कोई एक या दोनों कातिल हैं। उन्होंने इसका कत्ल क्यों किया ये तो वही बता सकेंगे। मेरा ख्याल घूम फिर कर मकतूल की बीवी ज़ेबो की तरफ जाता है। यूँ लगता है जैसे उसने ही इन 2 बदमाशों को अपने शौहर के पीछे लगाया होगा। मैंने तायद में सर हिलाकर कहा, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके लिए सबूत और चश्मदीद गवाहों की ज़रूरत है। बहरहाल आप सुनाइए, आपका कारोबार कैसा चल रहा है? बस यूँ ही सा कारोबार है। कभी कभी कोई अपनी दांतों की तकलीफ़ से मजबूर होकर मेरी दुकान में आ जाता है। कभी किसी के दांत निकाल देता हूँ और दूसरे दांत लगा देता हूँ। कभी दवाइयाँ देकर ही इनकी तकलीफ़ दूर कर देता हूँ। मामूली से पैसे मिल जाते हैं, इससे गुजारा नहीं होता, इसलिए मेरी बीवी भी मुलाजमत करती है। मैंने पूछा, कहाँ मुलाजमत करती है? यहाँ से तकरीबन 2 मील के फासले पर लड़कियों का स्कूल है। भाई, आप तो जासूस हैं, आपको तो बग़ैर पूछे ही ये बातें मालूम होना चाहिए। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ मुझे किसी हद तक इल्म है कि आप दोनों मियाँ बीवी तमाम दिन मसरूफ़ रहते हैं, आप अपनी दुकान में और आपकी बेगम मुलाजमत के सिलसिले में। इसी वक्त दूसरे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। फिर जमालों की धीमी सी आवाज़ आई, चाय ले लीजिए। छोटू भाई दूसरे दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला, अरे भाई, इनसे क्या पता, तुम खुद ही चाय ले आओ। दूसरी तरफ खामोशी रही। चूँकि वो दरवाज़ा मेरी पुश्त की तरफ था, इसलिए मैं पलटकर देख नहीं सकता था, क्योंकि पलटकर देखने से मेरी दिलचस्पी ज़ाहिर हो जाती। मैं बड़ी संजीदगी से बैठा रहा। चंद लम्हों के बाद छोटू भाई बेजार होकर उठ गया। फिर ज़ेरे लब कुछ बुड़बुड़ाता हुआ वहाँ से जाने लगा। फिर वो भी नज़रों से ओझल हो गया, यानी मेरे पीछे इस दरवाजे पर पहुँच गया। चंद लम्हों के बाद ही मैंने इसकी सरगोशी सुनी। फिर जवाब में जमालों की सरगोशी सुनाई दी। मैं चुपचाप बैठा रहा। पलटकर मैंने देखा नहीं। थोड़ी देर बाद ही जैसे छोटू भाई का पारा चढ़ गया हो, वो दबी हुई आवाज़ में कुछ कह रहा था। इसके कहने की आवाज़ मेरे कानों तक पहुंच रही थी, मगर साफ अल्फाज सुनाई नहीं दिए। जवाब में जमालों की भी दबी हुई आवाज़ सुनाई दी। अजब ड्रामा हो रहा था। मैं पीछे पलटकर देखना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वो दोनों मुझसे कुछ छुपाकर ही एक दूसरे से कुछ कह रहे थे, तो ऐसे में देखना मुनासिब नहीं था। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि चाय लेकर कमरे में चलो। जमालों की आवाज़ सुनाई दी। तुम्हारे हुक्म की ऐसी की तैसी, वो ऑफिसर होगा तुम्हारे लिए, मेरी तो जूती के बराबर भी नहीं है। जमालों की ये बात सुनकर मेरी खोपड़ी घूम गई।
मुझे अपनी तौहीन का एहसास हुआ, लेकिन मैंने बड़े ज़ब्त से काम लिया। इसी वक्त छोटू भाई दोनों हाथों में चाय की ट्रे लिए हुए मेरे सामने आ गया। सामने मेज़ पर ट्रे को रखते हुए खिसियानी हंसी हंसते हुए बोला, जमालो बड़ी शर्मीली है, आपके सामने आते हुए शर्मा रही है। मैंने सर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं शर्माने वाली आवाज़ें सुन रहा था। वो और ज़्यादा झेंप गया, फिर बोला, क्या आपने हमारी सारी बातें सुन ली हैं? मैं जासूस हूँ और जासूस के कान बड़े होते हैं और आंखें बहुत ज़्यादा दूर तक देख लेती हैं। वो मेरी तरफ चाय की प्याली बढ़ाते हुए बोला, फिर आपसे क्या छुपाना? दरअसल मेरी जमालो बहुत अच्छी है, बहुत वफ़ादार, लेकिन बहुत खुदसर भी है। मेरी हर बात मानती है, लेकिन जो बात मैं इसकी नहीं मानता, फिर इंतकामन वो भी मेरी इस बात से इनकार कर देती है। मसलन अभी की बात लीजिए, कल इसकी एक सहेली यहाँ आई थी। इसने मुझसे कहा कि मैं इनके साथ बैठकर बातें करूँ और चाय पीऊँ। मैंने इनकार कर दिया और अब जमालो इंतकामन यहाँ आकर चाय आपको देने और बैठने से इनकार कर रही है। मर्द तो खैर ज़िद्दी होता ही है, औरत को ज़िद्दी नहीं होना चाहिए। मैंने कहा, क्यों नहीं होना चाहिए? असल बात यह है कि जिसके हाथ में रोज़ी और रोटी होती है वही ज़िद्दी और खुदसर होता है। मगर मर्द अन्नदाता है और घर में कमाई लाता है और औरत को बिठाकर खिलाता है, तो औरत हर मामले में झुकती चली जाती है, अपनी ज़िद को भी भूल जाती है। लेकिन जिस घर में औरत कमाती है वहाँ वो चाहती है कि घर वाले इसकी मेहनत को और इसकी कमाई को समझें, इसलिए वो ख़ुद को मनवाने के लिए कभी किसी बात पर अड़ जाती है, किसी बेजा बात के लिए भी ज़िद कर बैठती है। ऐसे में औरत को समझना पड़ता है। छोटू भाई ने अपनी प्याली से चाय की एक चुस्की लेने के बाद कहा, भाई आप तो जमालो की हिमायत में बोल रहे हैं। अचानक मुझे अपने पीछे जमालो की आवाज़ सुनाई दी। वो बोल रही थी, सच्चे लोग हमेशा सच्चाई की हिमायत में बोलते हैं, आपकी तरह नहीं कि जैसा मुंह देखा वैसी बात कहती। ऐसे कहते हुए वो मेरे सामने आई, फिर सर झुकाकर मुझे आदाब कहते हुए एक सोफ़े पर बैठ गई। मुझे उसका अंदाज़ बहुत पसंद आया। सर पर आंचल था, चेहरे पर बड़ी पाकीज़गी थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही वो नमाज अदा करके आई थी। इसके हुस्न में ज़रा तकद्दुस पैदा हुआ तो मेरा दिल और ज़्यादा उसके लिए मचलने लगा। असल बात ये है कि हुस्न फिर हुस्न होता है, इसे मैला कर दिया जाए तो वो मेला चाँद का दाग लगता है। हुस्न आतिशी हो तो दगा से हासिल होता है, हुस्न मुक़द्दस हो तो दुआ से हासिल करने को जी चाहता है। इसने अपने शौहर से पूछा, हाँ, तो आप क्या फरमा रहे थे कि मैं ज़िद्दी और खुदसर हूँ? क्या ये मेरी खुदसरी है कि मैं शादी से पहले अपने मैके में बेपर्दा घूमती थी? आपने मुझे पर्दा करने के लिए कहा तो मैंने मान लिया। मैं चादर ओढ़कर बाहर जाती हूँ। आपने खिड़कियों दरवाज़ों पर चिलमन लगा दी, मैंने इसे भी बर्दाश्त कर लिया। आप चाहते हैं कि मैं गैर मर्दों से मुलाकात ना करूं, बातें ना करूं, अपनी कोई सोसाइटी ना बनाऊं, तो इसे भी मैं तस्लीम कर लेती हूं। फिर आप क्या चाहते हैं कि मैं बिल्कुल इस चार दीवारी के अंदर इस तरह कैद होकर रह जाऊं कि बाहर का सूरज भी मेरा मुंह ना देख सके? मैं बारहा तस्लीम कर चुका हूं कि तुम फर्माबरदार हो। इसके बावजूद मैं ये ज़रूर कहूँगा कि तुम गिरगिट की तरह रंग बदलती हो। कभी किसी गैर मर्द से बातें करने का मौका मिले तो तुम मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ज़रूर बातें करती हो। क्या रफ़ीकुद्दीन तुम्हारे लिए गैर नहीं था? हाँ, गैर था, लेकिन इस दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए बढ़ती हुई महंगाई का मुकाबला करने के लिए मर्द के साथ औरत को भी मेहनत करना पड़ती है, कहीं मुलाजमत करनी पड़ती है, कोई छोटा मोटा सा कारोबार करना होता है। आपने कहा कि मुझे सिर्फ किसी स्कूल में मुलाजमत करनी चाहिए या किसी अस्पताल में नर्स वगैरह बन जाना चाहिए, नर्सिंग की ट्रेनिंग हासिल करनी चाहिए। मैंने इसे भी तस्लीम कर लिया, लेकिन ये करने के लिए भी मर्दों से तो सामना होता है। अब रफ़ीकुद्दीन मेरे लिए एक ट्यूशन सेंटर खोलना चाहता था, वो अपना सरमाया लगा रहा था, तो ये हम दोनों के लिए फ़ायदे की बात थी। बेशक तुम मेरे लिए, अपने लिए और इस घर के लिए फ़ायदे की बातें कर रही थीं, लेकिन रफ़ीकुद्दीन का फ़र्ज़ था कि वो इस कारोबार के सिलसिले में मुझसे बात करता। वो तिनक कर बोली, अब झूठ न बोलें, रफ़ीकुद्दीन आप ही से कारोबार के सिलसिले में बातें करता था,
लेकिन जहाँ तालीम का मसला आता था और जहाँ किताबों की बात छेड़ी जाती थी और जहाँ ये मसला सामने आता था कि बच्चों को पढ़ाने के लिए कैसे कैसे नफसियाती तरीके इस्तेमाल किए जाएं, तो ये बातें मुझसे ही हो सकती थी ना। आप दंदान साजी में माहिर हो सकते हैं, लेकिन तदरीसी मामलात में आप कोई माकूल मशवरा नहीं दे सकते थे। इसीलिए वो बेचारा मुझसे बातें किया करता था। लेकिन आप मर्द हैं ना, आपकी फितरत में शक व शुबा भरा हुआ है। आप औरत को मजबूत चार दीवारी में कैद करने के बाद इस पर चिलमने डालकर, इस पर चादरें डालकर, इस पर अपनी निगाहों का पहरा बिठाकर भी ये समझते हैं कि औरत हाथ से निकली जा रही है, वो बेहया है, बेशर्म है और किसी भी वक्त आपके एतमाद को धोखा दे सकती है। आपने तो कभी औरत पर भरोसा करना सीखा ही नहीं है। भाई साफ बात यह है कि मैं तुम पर हर मामले में भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम किसी गैर मर्द से बातें करो। वो बोली, मैं इस वक्त भी मिस्टर शहरियार के सामने बैठी बातें कर रही हूँ, ये भी तो गैर हैं। ये यहाँ थोड़ी देर के लिए मेहमान हैं, अभी चले जाएंगे। मैं तो इस ताल्लुक़ के ख़िलाफ़ हूँ जिसके ज़रिए एक मुलाकात के बाद दूसरी मुलाकात के लिए रास्ते हमवार हो जाते हैं। मैं ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो एक झटके से उठकर बोली, मुझे किसी से ताल्लुक़ कायम करने का शौक़ नहीं है। मालूम होता है कि आपने शऊरी तौर पर माँ और बहनों को नहीं देखा है। अगर देखा होता तो बीवी की शराफत पर भी यकीन आता। ये कहकर वो गुस्से से पाँव पटकते हुए वहाँ से चली गई। छोटू भाई थोड़ी देर तक मुट्ठियाँ भींचकर तिल मिलाता रहा। फिर वो दांत पीसने के बाद बोला, कभी कभी जी चाहता है कि इस औरत की ज़बान कुत्ती से खींच लूँ। बहुत बोलने लगी है। मैं इन मर्दों में से नहीं हूँ जो औरतों को ढील देते हैं। मैं इसकी लगाम और खींचूंगा कि ये इस घर की दहलीज को भी पार नहीं कर सकेगी। मरने के बाद ही इस घर से निकल सकेगी। मैं हंसते हुए खड़ा हो गया, फिर हाथ बढ़ाकर मुसाफा करते हुए बोला, बस मुझे इजाज़त दीजिए, मैं जा रहा हूँ। इसके बाद आप मियाँ बीवी दिल खोल कर लड़ते रहें। ये कहकर मैं इस मकान से बाहर आ गया। मुझे जमाल आफरीन और जमालों की गुफ्तगू का अंदाज़ बहुत पसंद आया था, और पसंद क्यों ना आता, वो तो पहले ही दिल में समा गई थी। लेकिन इसकी गुफ्तगू, इसका ठोस लहजा और इसका मिजाज बता रहा था कि वो ऐसी गिरी पड़ी औरत नहीं है कि चिलमन के पास खड़े होकर इशारे किए जाएं तो हाथ आ जाए। वो बहुत ही संजीदा और सहीन औरत थी, और इसे हासिल करने के लिए भी निहायत ही संजीदा इश्क और जहानत की ज़रूरत थी, जबकि इश्क में जहानत का गुज़र नहीं होता। और मैं महसूस कर रहा था कि मेरे पास जहानत नहीं है। मेरा जहन काम नहीं कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह जमालों का दिल जीत लूं। वैसे दोनों मियाँ बीवी की बातें सुनने के बाद ये अंदाज़ा हो गया कि इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी की गाड़ी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकेगी, क्योंकि शौहर शक्की मिजाज था। जमालों की बातों से पता चल गया, बल्कि छोटू भाई ने भी कई बार ये तस्लीम किया कि जमालो फर्मा बरदार है, वफादार है और अपने मिजाज के ख़िलाफ़ भी पर्दे में रहती है, चादर ओढ़कर बाहर जाती है। इसके बावजूद छोटू भाई मुतमईन नहीं रहता था। दरअसल सिर्फ औरतों को पर्दा करा देने से ही काम नहीं चलता। कुछ बातों का इन्हिसार मर्दों पर भी होता है। मर्दों को किसी हद तक फराग दिल होना चाहिए और अपनी औरत पर एतमाद करना चाहिए। एतमाद के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजरती। हमेशा ऐसे लड़ाई झगड़े होते हैं जिसकी एक मिसाल जमालू। छोटू भाई, मैंने तुम्हारी बीवी को भी एक ख़त लिख दिया है और इसे तंबीह की है कि वो सलमान राशिद से ज़्यादा दिलचस्पी ना ले। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जमालो किसी और में दिलचस्पी ले। जो भी मेरी जमालों के रास्ते में आएगा, मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। एक कांटा तो मैंने साफ़ कर दिया है, शायद अब दूसरे कांटे को भी साफ़ करना पड़े। मैं किसी के खून से हाथ रंगना नहीं चाहता, इसलिए कहता हूँ कि जमालों को खुद भी समझाओ। तहरीर इतनी ही थी। नीचे ख़त लिखने वाले का नाम नहीं लिखा था। मैंने इसे मेज़ पर फेंकते हुए छोटू भाई से पूछा, ये क्या बकवास है? छोटू भाई ने जवाब दिया, पहले मैं भी इसे बकवास समझता था। रफ़ीकुद्दीन के कत्ल से तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले मुझे टेलीफोन पर एक शख्स ने ऐसी ही धमकी दी थी
और इसने कहा था कि वो जमालों को दिलो जान से चाहता है और मुझे रास्ते का कांटा समझता है। चूँकि मैं शौहर हूँ इसलिए वो मुझे बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन इसका ख़्याल है कि जमालो जल्द ही मुझसे तलाक ले लेगी और इसे शादी करेगी, लेकिन वो रफ़ीकुद्दीन जैसे रकीब को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जमालो को समझाया जाए और दूसरी तरफ रफ़ीकुद्दीन को भी ये ताकीद कर दी जाए कि वो एक दूसरे से दूर रहें, वरना रफ़ीकुद्दीन के हक़ में बहुत बुरा होगा। छोटू भाई ने कुर्सी पर पहलू बदलते हुए कहा, पहले मैंने भी फ़ोन पर बात करने वाले को बकवास ही समझा था, लेकिन रफ़ीकुद्दीन का कत्ल हो गया। जब मेरी मालूमात के मुताबिक ये बात दुरुस्त है कि जमालो अक्सर सलमान राशिद से मिलती रहती है। मैंने पूछा, क्या आपने अपनी आँखों से देखा है या उड़ती हुई खबर सुन ली है? उसने अपने सीने को ठोक कर कहा, मैंने अपनी आँखों से देखा है। मैं अक्सर जमालो का पीछा करता हूँ। मैंने एक बार देखा कि स्कूल के दफ्तरी कमरे में वो और सलमान राशिद तकरीबन आधे घंटे तक बैठे रहे। कोई दूसरी मिस इस कमरे में नहीं गई और पता नहीं वो लोग क्या क्या बातें करते रहे। मैं तो दूर खड़ा हुआ यही देखता रहा कि जमालो कब इस कमरे से निकलती है। फिर वो आधे घंटे के बाद इस कमरे से निकली थी। मैंने पूछा, ये सलमान राशिद कौन है? वो इस स्कूल का मालिक है जहाँ जमालो लड़कियों को पढ़ाती है। इसके अलावा सलमान राशिद ने शहर में और भी बहुत से स्कूल खोल रखे हैं। फिर तो सलमान राशिद कोई गैर मुतालिक शख्स नहीं है। स्कूल की वजह से जमालो का इससे राब्ता है और इसी राब्ते की बिना पर वो स्कूल के मसाइल पर इससे बातें कर सकती है और आध घंटा नहीं बल्कि घंटों कर सकती है। अगर दूसरी मिस इस कमरे में नहीं गई तो इसका मतलब यह है कि जमालो सबसे ज़्यादा ज़हीन और बेहतर मशवरा देने के काबिल समझी जाती है, इसलिए सलमान राशिद ने इसे गुफ्तगू के लिए तरजीह दी होगी। ये आप समझाने वाली बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जमालो ज़हीन है, लेकिन इसकी ज़हानत उस वक्त क्या होती है जब वो अकेले कमरे में एक मर्द के साथ बैठकर बातें करती है। क्या इसे कोई शौहर बर्दाश्त कर सकता है? मैंने हंसते हुए कहा, दुनिया के कितने ही शौहर बर्दाश्त करते हैं, और जो बर्दाश्त नहीं करते अब इन्हें भी माशी मजबूरियों के तहत बर्दाश्त करना पड़ता है। अपने दिल को ज़रा खोलना पड़ता है, औरत पर एतमाद करना पड़ता है। वो जिस शोबे में काम करने जाती है, इस शोबे के मुतालिकीन से, खा औरत हो या मर्द, इनसे मिलना, बातें करना और इनके साथ कुछ वक्त गुजारना निहायत ज़रूरी होता है। आप अपनी औरत को पर्दा करा सकते हैं, इसको अपने तौर पर जिस कदर चाहें लगाम दे सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरियात के मुताबिक, इसकी मुलाजमत और इसके शोबों के तकाज़ों के मुताबिक इसे थोड़ी सी ढील देनी पड़ती है। इतनी आज़ादी औरत को हो कि वो ज़रा खुली फ़ज़ा में सांस ले सके और अपनी पूरी ज़हानत से अपने शोबे में तरक्की कर सके, लेकिन आप ये नहीं चाहते। जब ये नहीं चाहते तो जमालों को मुलाजमत से रोक दें, लेकिन आप ऐसा भी नहीं कर सकेंगे। आपके साथ भी माशी मजबूरियाँ हैं। आपका कारोबार अच्छी तरह नहीं चल रहा। घर के अखराजात के लिए बीवी का कमाना बेहद ज़रूरी है। देखिए, यह हम मियाँ बीवी का मसला है, वो हम खुद समझ लेंगे। फ़िलहाल आप इस ख़त की रोशनी में बात करें। मैं आपको एक ख़तरे से आगाह करता हूँ, और वो ये कि सलमान राशिद की ज़िंदगी ख़तरे में है, क्योंकि इसी शख्स ने एक बार पहले भी फ़ोन पर धमकी दी थी और अपनी धमकी पर अमल भी किया था। छोटू भाई की ये पेशगोई वाकई काबिल गौर थी। मैंने नागवारी से पूछा, ये कौन पागल का बच्चा है जो ऐसी धमकी देता है? वो भी नागवारी से बोला, इस पागल के बच्चे के मुतालिक जमालो ही बेहतर तरीके से बता सकती है। इसमें लिखा हुआ है कि इस शख्स ने जमालो को भी ख़त लिखा है। इसका मतलब क्या ये नहीं है कि जमालो और इसके दरमियान ख़तों किताबत होती रहती है, और अब जो ख़त इसे मिला है तो मुझ जैसे शौहर से भी छुपा रही है। मैं चाहता हूँ कि आप जमालो से इस ख़त के मुतालिक मालूम करें और ये कुरेदने की कोशिश करें कि जमालो इस नामालूम शख्स में किस हद तक दिलचस्पी लेती है। मैंने कहा, जमालो एक स्कूल टीचर है, एक साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजार रही है। वो ऐसे किसी बदमाश से दिलचस्पी नहीं लेगी। आप इस पर इस तरह शुबा ना करें। शुबा क्यों ना करूं? पहली बार इस नामालूम शख्स ने जब मुझे फ़ोन पर धमकी दी थी तो बड़े एतमाद से कहा था कि मैं इसके लिए कोई मसला नहीं हूँ,
کیونکہ جمالو ایک دن مجھ سے طلاق لے لے گی۔ آپ مجھے شکی اور تنگ نظر سمجھتے ہیں۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ کبھی کبھی وقت نکال کر جمالو کا تعاقب کریں۔ اس کی مصروفیات کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ گھر سے اسکول تک جانے اور آنے کے دوران کتنے لوگوں سے ملتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ نامعلوم شخص بھی کسی نہ کسی طور پر اس سے ملتا ہو اور یہ ظاہر نہ کرتا ہو کہ وہی نامعلوم شخص ہے۔ آپ تو ماہر سراغ رساں ہیں، مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ کس طرح آدمی کو اندر سے ٹٹولنا چاہیے۔ میں نے کہا، اس خط کی روشنی میں رفیق الدین کی بیوی زیبو الزام سے بری ہو گئی ہے اور یہ ثابت ہو رہا ہے کہ رفیق الدین کا قتل رقابت کی بنا پر ہوا ہے۔ اب میں دیکھوں گا کہ وہ کون شخص ہے اور اس شخص تک پہنچنے کے سلسلے میں جمالو مجھ سے کس حد تک تعاون کرتی ہے۔ چھوٹو بھائی اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آج رات کو آپ میرے گھر کھانا کھائیں، وہیں آپ جمالو سے کچھ اگلوا سکیں گے۔ میں نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، آپ کے سامنے کچھ اگلوانا ممکن نہیں ہے، وہ کبھی کھل کر بات نہیں کرے گی۔ دوسری بات یہ کہ میں کسی کے ہاں کھانا نہیں کھاتا۔ میں اپنے طور پر سوچتا ہوں کہ کس طرح تفتیش کرنی چاہیے اور میرا طریقہ کار کیا ہوگا، وہ میں سمجھ لوں گا، آپ جائیں۔ وہ مصافحہ کرنے کے بعد چلا گیا۔ میں اس خط کو میز پر سے اٹھا کر دوبارہ پڑھنے لگا اور غور کرنے لگا کہ یہ تحریری دھمکی دینے والا کون ہو سکتا ہے۔ میں نے چھوٹو بھائی کے سامنے کہا تھا کہ جمالو ایسے بدمعاشوں سے دلچسپی نہیں لے گی، لیکن یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ دھمکی دینے والا واقعی کوئی بدمعاش ہو۔ کوئی اچھا دولت مند، تعلیم یافتہ اور معیاری زندگی گزارنے والا شخص بھی ہو سکتا ہے جو جمالو کے عشق میں گرفتار ہو کر ایسی حرکتیں کر رہا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جمالو درپردہ اس شخص میں دلچسپی لے رہی ہو۔ میں نے ریسٹ واچ کو دیکھا، دن کے 12 بجنے والے تھے اور جمالو کے اسکول کا وقت 1 بجے تک تھا۔ میں فوراً ہی کرسی سے اٹھ گیا، پھر باہر آ کر میں نے اپنی موٹر سائیکل سنبھالی اور اس پر سوار ہو کر اسکول کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں مجھے ایک کام یاد آیا تو ایک جگہ تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر جب میں وہاں اسکول پہنچا تو 1 بج چکا تھا۔ پڑھنے والے بچے اسکول سے جا چکے تھے اور اسی وقت میں نے دیکھا کہ جمالو چادر لپیٹے اسکول کے احاطے سے باہر نکل رہی ہے۔ میں اپنی موٹر سائیکل دوڑاتا ہوا اس کے قریب پہنچا، پھر بریک لگا دیے۔ اس نے ایک دم سے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنے آیا ہوں۔ میں راستے میں کسی سے باتیں نہیں کر سکتی، آپ شام کو گھر پر آ جائیں۔ شام کو گھر پر چھوٹو بھائی ہوں گے اور میں تنہائی میں باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے پھر چونک کر مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں سے شبہ جھلک رہا تھا۔ وہ پھر بولی، تنہائی میں کیوں؟ آپ مجھ سے تنہائی میں باتیں کرنے کا کیا حق رکھتے ہیں؟ آپ کا کیا رشتہ ہے مجھ سے؟ دیکھو، تم غلط سمجھ رہی ہو، میں اس کیس کے سلسلے میں تفتیش کر رہا ہوں۔ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جنہیں میں چھوٹو بھائی کے سامنے نہیں کر سکتا۔ وہ چند لمحوں تک سوچتی رہی، پھر اسکول کی طرف اشارہ کر کے کہا، ہمارے اسکول کا دفتر اسکول بند ہونے کے بعد بھی 2 گھنٹے کھلا رہتا ہے۔ چلیے، ہم اسی دفتر میں بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ وہاں ہمارے اسکول کے مالک سلمان راشد بھی ہیں اور دوسری مسیں بھی ہوں گی۔ میں نے موٹر سائیکل کو اسکول کی طرف گھما کر جمالو کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، تم بہت محتاط ہو اور یہ اچھی بات ہے کہ اپنے شوہر کو شک و شبے کا موقع نہیں دیتی، کسی سے راہ چلتے باتیں نہیں کرتی۔ میرے محتاط ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ مرد کے دل و دماغ میں شک بیٹھ جائے اور وہ احساس کمتری کا شکار ہو تو اسے کوئی بھی اپنی پارسائی کا یقین نہیں دلا سکتا۔ چھوٹو بھائی احساس کمتری کا شکار ہیں، یہ تم کس طرح کہہ سکتی ہو؟ میں نے کچھ نفسیات کی کتابیں بھی پڑھی ہیں، کچھ میرا مشاہدہ ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جن لوگوں کو ذرا اچھے ناک نقشے والی بیوی مل جائے تو وہ اسے اپنی جائیداد سمجھ کر پہرا دیتے ہیں اور ہمیشہ اس شک و شبے میں مبتلا رہتے ہیں کہ کوئی ان کی بیوی کو ان سے چرا لے جائے گا۔ میں یہ تو نہیں کہتی کہ میں بہت حسین ہوں، لیکن ہاں، آئینہ دیکھ کر کہتی ہوں کہ اس حد تک قابل قبول ہوں اور قبول صورت ہوں کہ میرے شوہر کو رات بھر سکون سے نیند نہیں آتی۔ میں نے کہا، تم کثر نفسی سے کام لے رہی ہو ورنہ اس قدر حسین ہو کہ… اس نے مجھے اپنا جملہ پورا کرنے نہیں دیا۔
फ़ौरन ही बात काट कर बोली, बस आगे कुछ ना कहना। मैं अपने हुस्न की तारीफ़ सुनना पसंद नहीं करती और ना ही किसी को इतना मौका देती हूँ कि वो तारीफ़ों से रास्ता हमवार करते हुए मुझ तक पहुँचे और मुझे बदनाम करे। इस वक्त तक हम स्कूल की इमारत में पहुँच गए थे। वहाँ जाके जमालों ने सलमान राशिद से मुलाकात की और इसे बताया कि वो एक ऑफिसर से थोड़ी देर एक कमरे में बैठकर बातें करना चाहती है। इसके लिए सलमान राशिद ने स्कूल का एक कमरा खुलवाया। फिर मैं जमालों के साथ वहाँ जाकर बैठ गया। जमालों ने बैठते ही पूछा, हाँ तो फरमाइए, वो ज़रूरी बातें क्या हैं? मैंने कहा, आज अभी तकरीबन 2 घंटे पहले छोटू भाई मेरे दफ्तर आए थे। उन्होंने मुझे एक ख़त पढ़ने को दिया, वो ख़त तुम भी पढ़ लो। ये कहकर मैंने जेब से वही ख़त निकाला और इसके हवाले कर दिया। वो इसे खोलकर जल्दी जल्दी पढ़ने लगी। मैंने महसूस किया कि इसके चेहरे का रंग बदलता जा रहा है। फिर इसने ख़त को मेरी तरफ वापस करते हुए कहा, आप इस सिलसिले में मुझसे क्या बातें करेंगे? मैंने कहा, इस ख़त में लिखा हुआ है कि इस धमकी देने वाले ने तुम्हें भी एक ख़त लिखा है। क्या तुम इस हकीकत से इनकार करोगी? वो कुछ बोलना चाहती थी कि मैंने फ़ौरन ही कहा, देखो, कुछ बोलने या इनकार करने से पहले ये समझ लेना कि इसीलिए मैंने तुम्हारे शौहर के सामने तुमसे गुफ्तगू नहीं की है। वो शक्की मिजाज है। अगर तुम उसके सामने ये कहती कि किसी धमकी देने वाले ने तुम्हें भी ख़त लिखा है तो वो और ज़्यादा शक में मुब्तला हो जाता और तुमसे तरह तरह के सवालात करता कि तुमने वो ख़त इसे क्यों नहीं दिखाया। मैं ये सवाल यहाँ तन्हाई में इस तवक्को से कर रहा हूँ कि तुम सच बोलोगी। मेरी बातों के दौरान वो मुझे सोचती हुई नज़रों से देखती रही। फिर हौले से सर झुकाकर बोली, हाँ, ये दुरुस्त है कि इस नामालूम शख्स ने मुझे भी एक ख़त लिखा था, बल्कि इससे पहले भी जब मैं एक जनरल स्टोर में काम करती थी तो इसने रफ़ीकुद्दीन के कत्ल से तकरीबन 10-12 दिन पहले फ़ोन पर मुझे धमकी दी थी और कहा था कि मैं सिर्फ़ इसकी अमानत हूँ और वो मुझे किसी के साथ हंसते बोलते देख नहीं सकता। अगर मैं रफ़ीकुद्दीन की ज़िंदगी चाहती हूँ तो इससे बातें ना करूँ। मैंने इस फ़ोन पर धमकी देने वाले को पागल और दीवाना समझकर नज़रअंदाज कर दिया था। इसके बाद रफ़ीकुद्दीन का कत्ल हो गया और पिछले दिनों मुझे ये ख़त मिला तो मैं अब संजीदगी से सोचने पर मजबूर हो गई हूँ कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। वो कौन शख्स है जो गायबाना तौर पर मुझसे मोहब्बत का दम भरता है और मेरी बदनामी का सबब बनता जा रहा है? क्या तुम समझती हो कि रफ़ीकुद्दीन की तरह इस बार सलमान राशिद की ज़िंदगी को भी ख़तरा है? वो खौफज़दा होकर तायीद में सर हिलाते हुए बोली, हाँ, जब से ये ख़त मुझे मिला है मैं सलमान साहब के लिए फ़िक्रमंद हूँ और मैं अब इनसे कतराने लगी हूँ। कभी इनके पास बैठकर बातें नहीं करती। स्कूल के वक्त के बाद मैं यहाँ ज़रा देर भी नहीं ठहरती, फ़ौरन ही घर चली जाती हूँ। क्या तुमने सलमान साहब को बताया है कि इन्हें किस किस्म का ख़तरा पेश आ सकता है? वो इनकार में सर हिलाकर बोली, नहीं, मैं इन्हें परेशान करना नहीं चाहती। सीधी सी बात है कि मैं इनसे दूर रहूँगी और इनसे बातें नहीं करूँगी तो वो पागल दीवाना जो मुझे धमकियाँ दे रहा है और मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, वो सलमान साहब का पीछा छोड़ देगा। मेरा मशवरा है कि तुम सलमान साहब से बराबर मिलती रहो। वो मुझे घूर कर बोली, आप मुझे ऐसा मशवरा देने वाले कौन होते हैं? देखो, गलत ना समझो, मैं चाहता हूँ कि सलमान साहब से बातें करो, इनसे मिलती रहो, बल्कि इनके साथ स्कूल के अहाते से बाहर भी कहीं जाना हो तो जाओ। मैं सलमान साहब की निगरानी करूँगा और देखूँगा कि कौन शख्स इन्हें नुकसान पहुँचाना चाहता है। वो इनकार में सर हिलाकर बोली, आप किस यकीन से कह सकते हैं कि सलमान साहब की निगरानी कर सकेंगे? आपसे ज़रा भी भूल चूक हो गई, ज़रा भी आपकी तरफ से गफलत होगी तो वो बदमाश अपना काम कर गुजरेगा। सलमान साहब अपनी ज़िंदगी से जाएंगे और आपका ये तजुर्बा नाकाम रह जाएगा कि इनके ज़रिए किसी मुजरिम को पकड़ सकें। नहीं, आपके लिए मुजरिम को पकड़ने की खातिर मैं सलमान साहब की ज़िंदगी को ख़तरे में नहीं डाल सकती। मैंने पूछा, वो ख़त कहाँ है जो तुम्हें धमकी के तौर पर लिखा गया है? मैंने इसी दिन इसे पढ़ने के बाद टुकड़े टुकड़े करके हवा में बखेर दिया था। मैंने कहा,
یہ تم نے اچھا نہیں کیا، تمہیں چاہیے تھا کہ وہ خط اپنے شوہر کو دکھاتی۔ وہ ناگواری سے بولی تاکہ اس کا شک اور بڑھ جاتا کہ پتہ نہیں مجھے اور کتنے لوگ خط لکھتے ہوں گے۔ شک تو اب بھی بڑھ گیا ہے کہ یہ خط تمہارے شوہر کو ملا اور اس میں اس خط کا ذکر ہے جو تمہیں لکھا گیا۔ اب چھوٹو بھائی اس شک شبے میں مبتلا ہے کہ تم کسی سے چھپ کر خط و کتابت کرتی ہو۔ اب اگر وہ قدم قدم پر مجھ پر شبہ کرتے ہیں اور یہ میری بدنصیبی ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ بہرحال میں نے اپنے طور پر بہتر سمجھتے ہوئے یہ بات اپنے شوہر سے چھپائی تھی۔ میں اپنے گھریلو ماحول کو اور زیادہ بگاڑنا نہیں چاہتی تھی، پہلے ہی ہمارے درمیان کافی تلخی ہے۔ تم مصلحتاً اپنے شوہر سے ایسی باتیں چھپاتی ہو۔ تم نے کبھی سلمان راشد صاحب کا بھی ذکر نہیں کیا ہوگا کہ ان کے ساتھ کس طرح اٹھتی بیٹھتی ہو، اس لیے شکوک و شبہات اور بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ میں کیا کروں؟ اگر شوہر ذرا سا فراخ دل ہو، ذرا سا وسیع ذہن رکھتا ہو تو عورت اس کے سامنے ہر بات کھل کر کرتی ہے اور سب کچھ بتاتی ہے کہ باہر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور وہ کیسے مسائل سے گزرتے ہوئے گھر میں آتی ہے۔ لیکن جب میرا شوہر میرے ساتھ تعاون نہیں کرتا ہے، مجھ پر اعتماد نہیں کرتا ہے تو پھر میں کیا کروں؟ میں نے تائیدی انداز میں سر ہلا کر کہا، ہاں تمہارے ساتھ بھی مجبوری ہے۔ اکثر مرد اپنی تنگ نظری اور بے اعتمادی کے باعث اپنی عورتوں کا اعتماد کھو دیتے ہیں اور انہیں مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنے مردوں سے باتیں چھپایا کریں۔ بہرحال میں امید کروں گا کہ تم مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاؤ گی، کیونکہ تمہیں قانون کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ ایسی کوئی بھی بات ہو، کوئی دھمکی کا خط آئے یا ٹیلی فون موصول ہو تو تم پہلی فرصت میں مجھے اطلاع دینا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ ایسی کوئی بات ہوئی تو میں سب سے پہلے آپ کو اطلاع دوں گی۔ آپ اپنا فون نمبر بتائیں۔ میں نے اپنا فون نمبر بتایا، اسے اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیا۔ اس کے بعد ہم اس کمرے سے نکل کر اسکول کے دفتری کمرے میں آئے۔ وہاں سلمان راشد ایک مس کے ساتھ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے ہمیں دیکھ کر کہا، میں چائے منگوا چکا ہوں، چائے پی کر جائیں۔ میں نے معذرت کی کہ مجھے بہت کام ہے۔ سلمان صاحب نے میری معذرت کو قبول نہ کیا اور مجھے چائے پینے پر مجبور کیا۔ میں وہاں بیٹھ گیا۔ سلمان صاحب نے جمالوں سے کہا، تمہیں آج کافی دیر ہو گئی ہے اور یہاں سے تم بس اسٹاپ جاؤ گی اور پھر بس میں بیٹھ کر اپنے گھر جاؤ گی تو کافی دیر ہو جائے گی۔ میں تمہیں اپنی کار میں پہنچا دوں گا۔ جمالوں نے پریشان ہو کر مجھے دیکھا، پھر جلدی سے بولی، نہیں سلمان صاحب، آپ تکلیف نہ کریں، میں آرام سے بس میں بیٹھ کر گھر پہنچ جاؤں گی اور مجھے ایسی کوئی جلدی بھی نہیں ہے۔ میرے شوہر اس وقت تو دکان میں ہوں گے۔ میں اطمینان سے گھر پہنچ کر اپنا چولہا ہانڈی سنبھال لوں گی۔ سلمان صاحب نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، میں پرسوں سے محسوس کر رہا ہوں کہ تم کچھ پریشان ہو۔ کچھ نہیں بلکہ بہت زیادہ پریشان ہو۔ کیا تم مجھے اپنی پریشانی بتا سکتی ہو؟ یہ کہتے ہوئے سلمان صاحب نے میری طرف دیکھا، پھر کچھ سوچ کر سر ہلاتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ اسی رفیق الدین کے کیس کے سلسلے میں کوئی پریشانی ہوگی۔ جمالوں نے جلدی سے سر ہلا کر کہا، یہ شہریار صاحب اسی سلسلے میں مجھ سے کچھ سوالات کرنے آئے ہیں۔ سلمان صاحب نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، کیا اس سلسلے میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا، ہاں آپ ہم سے تعاون کر سکتے ہیں، اور وہ اس طرح کہ آپ کچھ عرصے تک جمالوں سے، میرا مطلب ہے کہ مس جمال آفرین سے دور رہیں اور ان سے باتیں بھی نہ کریں اور اسکول کی عمارت کے باہر کبھی ان کے ساتھ نظر نہ آئیں۔ سلمان صاحب نے حیرانی سے پوچھا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے انہیں مطلب سمجھانا شروع کیا، رفیق الدین کا کیس پیش کیا کہ کس طرح وہ رقابت کی بنا پر مارا گیا ہے، اور اب جو رقابت شروع ہو رہی ہے اس میں سلمان راشد شامل ہے، یعنی وہ خود دوسرے رقیب بنے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی انہوں نے کہا، لا حول ولا قوت، میں اور رقیب؟ میں جمال آفرین کو اپنی بیٹی کے برابر سمجھتا ہوں۔ کس نامعقول نے ایسا خط لکھا ہے؟ اگر مجھے معلوم ہو جائے تو میں اس کے مزاج درست کر دوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، جناب
اگر ہمیں بھی معلوم ہو جائے تو ہم اس کے مزاج درست کر سکتے ہیں کیونکہ ہم پولیس والے ہیں، لیکن مجبوری تو یہی ہے کہ وہ گمنام ہے، چھپا ہوا ہے، سامنے نہیں آتا، اس لیے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ سلمان صاحب نے کسی قدر غصے سے کہا، ایسے مجرموں کو میں خاطر میں نہیں لاتا، میں ان بدماشوں سے اگر خوف زدہ رہا تو یہ اور زیادہ سر ہو جاتے ہیں۔ اب تو میں جمال آفرین کو اپنے ساتھ کار میں بٹھا کر لے جاؤں گا اور اسے اس کے گھر پہنچاؤں گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ کون میرے راستے میں آتا ہے، کون اتنی بیہودہ قسم کی باتیں مجھ سے منسوب کرتا ہے۔ سلمان راشد اپنی زبان کے پکے تھے، جو فیصلہ کرتے تھے اس پر عمل کرتے تھے۔ جمالوں نے کتنے ہی بہانے کیے اور کتنے ہی منتیں کی کہ وہ ان کے ساتھ نہیں جائے گی، لیکن انہوں نے بزرگ کی حیثیت سے ڈانٹ کر کہا کہ اسے ساتھ چلنا ہی ہوگا، اور یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کمرے سے باہر جاتے ہوئے بولے، بس میرے پیچھے چلی آؤ، میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، تمہیں بھی سبق سکھاتا ہوں کہ اس دنیا میں دوسروں سے ڈر کر زندہ نہیں رہنا چاہیے، چلو آ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ میں بھی چائے کی پیالی خالی کرنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ جمالو بھی آہستہ آہستہ اٹھنے لگی۔ میں نے آہستگی سے کہا، چلو ٹھیک ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تمہارا اور سلمان صاحب کا کچھ روز ساتھ رہے۔ میں نگرانی کروں گا، دیکھوں گا کہ کون شخص تم لوگوں کا تعاقب کرتا ہے، تم بے فکر رہو۔ جمال آفرین کے ساتھ اس اسکول کی دوسری مس رضیہ بھی تھی۔ وہ دونوں باہر آ کر سلمان کی کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئیں، پھر وہ کار اسٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی۔ میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا، پھر اپنی موٹر سائیکل کو اسٹارٹ کرنے کے بعد ان کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ وہ کار مجھ سے بہت دور تھی، کسی وقت بھی نظروں سے اوجھل ہو سکتی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ گاڑی کن راستوں سے گزرتے ہوئے جمالوں کے گھر تک پہنچے گی، اس لیے میں بہت دور رہ کر تعاقب کر رہا تھا تاکہ اس کے گمنام عاشق کو میری موجودگی کا علم نہ ہو۔ میں پیچھا کرتے ہوئے جمالوں کے گھر تک گیا، پھر وہاں سے سلمان صاحب مس رضیہ کو اس کے گھر پہنچانے گئے۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر کی طرف گئے۔ میں برابر تعاقب کرتا رہا اور سلمان صاحب کو ان کے گھر تک پہنچانے کے بعد اپنے گھر واپس آ گیا۔ اس دوران مجھے کسی پر شبہ نہیں ہوا، کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا، کوئی ایسی گاڑی دکھائی نہیں دی جو متواتر سلمان صاحب کی گاڑی کے پیچھے لگی ہو۔ تب میں نے سوچا کہ اس گمنام عاشق نے مسلسل تعاقب کرنا ضروری نہیں سمجھا ہوگا، اس کے لیے تو یہی دیکھنا کافی ہوا ہوگا کہ جمالو دھمکی دینے کے باوجود سلمان صاحب کی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر تک گئی تھی، اور یہی بات اس دیوانے عاشق کے لیے ایک چیلنج بن جائے گی۔ میں نے گھر پہنچ کر غسل کیا، لباس تبدیل کرنے کے بعد ڈائننگ روم میں آیا تو امی نے میرے لیے دوپہر کا کھانا میز پر لگا دیا تھا۔ پھر وہ میرے پاس بیٹھ کر ہمیشہ کی طرح بڑی محبت سے کھانے کی ڈشیں میری طرف بڑھانے لگیں اور ہمیشہ کی طرح شکایت کرنے لگیں کہ میں شادی نہیں کرتا ہوں اور ان کے لیے بہو لے کر نہیں آتا ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، امی، یہ دل بھی ایک عجیب چیز ہے، کہاں تو یہ شادی کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا تھا، کوئی اسے پسند ہی نہیں آتی تھی، اب پسند بھی آئی ہے تو بیاہتا عورت۔ امی نے حیرانی سے مجھے دیکھ کر کہا، کیسی باتیں کرتے ہو بیٹا، تمہاری عمر ہی ابھی کیا ہے، تمہیں تو ایک سے ایک کنواری لڑکیاں مل سکتی ہیں۔ ہاں امی، مل تو سکتی ہیں، لیکن اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ میں نے جب سے اسے دیکھا ہے تبھی سے میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی ہے کہ میں آپ کی خواہش پوری کروں، آپ کے لیے اسے بہو بنا کر لاؤں۔ امی کھانے کے دوران مجھے سمجھاتی رہیں کہ میں کنوارا ہوں، اس لیے مجھے کنواری لڑکی کو بیاہ کر لانا چاہیے۔ میں نے یہ کہتا رہا کہ شادی کروں گا تو جمال آفرین سے، ورنہ پھر وہ معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے گا۔ تب امی نے پریشان ہو کر کہا، نہیں بیٹا، معاملہ کھٹائی میں نہیں پڑنا چاہیے، تمہارا دل اسی پر آیا ہے تو ٹھیک ہے، میں اسی کو بہو تسلیم کروں گی، تمہارا گھر آباد ہونا چاہیے، یہاں مجھے بچے کھیلتے ہوئے نظر آئیں، مگر وہ بیاہتا ہے تو تم اس سے شادی کیسے کرو گے؟ میں نے مایوس ہو کر کہا، یہی تو مجبوری ہے امی کہ اس کا شوہر زندہ ہے اور میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ امی نے چلا کر کہا، لڑکے، تیرا دماغ خراب ہوا ہے؟ میں تو سمجھ رہی تھی کہ وہ بیاہتا ہے تو بیوہ ہوگی اور تو اس سے شادی کرنا چاہتا ہوگا، یہ زیادہ سے زیادہ متعلقہ عورت ہوگی،
لیکن وہ تو باقاعدہ شوہر والی ہے اور تو اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے۔ یہ بہت ہی خراب بات ہے بیٹا۔ پرائی عورتوں کے متعلق ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ میں نے کھانا ختم کر کے اٹھتے ہوئے کہا، امی میں جانتا ہوں کہ وہ پرائی ہے، اپنی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ بھی جانتا ہوں کہ جب تک اس کی صورت میری نگاہوں کے سامنے ہے، کوئی دوسری صورت میری نگاہوں میں نہیں جچے گی۔ اس لیے یہ شادی کا ذکر ہی فضول ہے۔ ابھی اس معاملے کو التوا میں رکھیں، بعد میں دیکھا جائے گا۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آیا، پھر ایک سگریٹ سلگا کر ایزی چیئر پر نیم تراز ہو گیا۔ اب میں رفیق الدین کے قتل سے لے کر موجودہ حالات کا جائزہ لینا چاہتا تھا اور کسی خاص نتیجے پر پہنچنا چاہتا تھا، لیکن سگریٹ کا کش لگا کر آرام سے لیٹتے ہی وہ چلمن نگاہوں کے سامنے آ گئی اور اس کے پیچھے حرکت کرتی ہوئی جمالو۔ میں نے حسرت سے سوچا کہ کاش وہ شوہر والی نہ ہوتی، اگر بیاہتا ہوتی تو بیوہ یا مطلقہ ہوتی، پھر تو میں آسانی سے اسے اپنا سکتا تھا، لیکن اب تو نہ اسے بیوی بنا سکتا تھا نہ محبوبہ۔ وہ ایسی سستے خیال کی عورت نہیں تھی کہ کسی کی بیوی ہو کر مجھ سے عشق شروع کر دیتی۔ وہ بڑے ہی ٹھوس کردار کی مالک تھی، بس دل سے یہ دعا نکلتی تھی کہ اس کا اور چھوٹو بھائی کا جھگڑا اتنا بڑھ جائے کہ طلاق کی نوبت آ جائے اور وہ چھوٹو بھائی سے طلاق حاصل کر لے۔ طلاق کی بات یاد آئی تو مجھے وہ گمنام شخص یاد آیا۔ وہ بھی تو اسی امید میں جی رہا تھا اور جمالو سے عشق کر رہا تھا کہ جمالو ایک دن چھوٹو بھائی سے طلاق ضرور لے گی۔ پتہ نہیں کیوں اسے اس بات کا یقین تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اس کی طرح ظالم تو نہیں ہوں کہ اس کی خاطر کسی کو قتل کر دوں، کسی کو نقصان پہنچاؤں، لیکن اس کی سوچ کے مطابق میں بھی یہی سوچ سکتا تھا کہ خدا کرے اسے طلاق ہو جائے۔ اگرچہ یہ بہت ہی گری ہوئی بات تھی کہ میں ایسا سوچوں، مگر محبت کے مارے میں ایسا سوچنے پر مجبور تھا۔ سوچتے سوچتے پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ میں بڑی گہری نیند سو گیا تھا۔ سو کر اٹھا تو منہ ہاتھ دھوتے وقت خیال آیا کہ میں اس کیس کے متعلق سوچنے میں لگا ہوا تھا اور جمالو کے متعلق سوچتے سوچتے سو گیا تھا اور وہ کیس پسے پشت چلا گیا تھا۔ دماغ کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ اس وقت پتہ چل رہا تھا کہ عشق کیسی بری بلا ہے کہ آدمی کسی کام کا نہیں رہتا۔ شام کو چائے پینے کے بعد دل میں آیا کہ اسی حسینہ کی گلی میں جائیں اور اس چلمن کے پار جو بھی نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے دیکھا جائے، لیکن میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ یہ اوچھی حرکتیں ہیں اور مجھ جیسے آفیسر کو یہ زیب نہیں دیتا۔ میں نے پہلے تو اپنی ڈیوٹی کے بہانے وہاں 2-3 دن خوب نظارے کیے تھے، لیکن اب وہاں چلمن کے پاس جانے کا کوئی جواز نہ تھا۔ میں نے ایک سردا کے ساتھ دعا مانگی، خدایا میں تو وہاں نہیں جا سکتا، خود اس کے ساتھ کوئی ایسی بات، ایسی مجبوری ہو جائے کہ وہی دوڑتے ہوئے میرے پاس چلی آئے۔ کہتے ہیں کہ قبولیت کی کوئی ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس گھڑی دعا مانگی جائے تو فوراً مراد براتی ہے۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ امی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو میں جمالو کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جمالو میرے گھر کا پتہ جانتی ہوگی۔ میں نے کبھی اسے یا اس کے شوہر کو اپنا پتہ نہیں بتایا تھا۔ چھوٹو بھائی صرف دفتر کا پتہ جانتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر امی سے تعارف کراتا، خود امی نے اسے دیکھ کر حیرانی سے کہا، ارے بیٹی جمال آفرین، تم یہاں کیسے؟ آؤ اندر آ جاؤ۔ میں نے امی کے منہ سے جمال آفرین کا نام سن کر حیرانی ظاہر کی۔ یہ پتہ چل گیا کہ امی اسے بہت پہلے سے جانتی ہیں۔ میں نے پوچھا، امی آپ جمالو کو کیسے جانتی ہیں؟ انہوں نے کہا، بیٹا یہی تو وہ لڑکی ہے، 4 برس پہلے میں اسے اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، لیکن تو پنڈی میں ٹریننگ حاصل کر رہا تھا، تو نے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ میرے دماغ کو ایک شدید جھٹکا پہنچا، جیسے کسی نے بڑا بھاری پتھر اٹھا کر میرے سر پر دے مارا ہو۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے جمالو کو دیکھنے لگا۔ وہ سر پر آنچل رکھے نظریں جھکائے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے شرما رہی تھی۔ میں نے امی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، امی میں کیا بتاؤں؟
میں بہت بڑی بازی ہار گیا ہوں۔ یہی تو وہ جمالو ہے جس کا ذکر میں دوپہر کا کھانا کھاتے وقت کر رہا تھا۔ میں اسی کو آپ کی بہو بنانا چاہتا تھا۔ بیٹا یہ بری بات ہے، یہ پرائی ہو چکی ہے، اس کے متعلق کبھی ایسا نہ سوچنا۔ کاش کہ میں اسے بہو بنا سکتی، آج بھی میرے دل میں یہ ارمان ہے، لیکن آدمی کی ساری خواہشیں تو پوری نہیں ہو جاتی نا، اسی لیے اب اس بات پر مٹی ڈالو۔ ہاں بیٹا یہاں آ کر بیٹھو، بتاؤ کہ کیسے آئی ہو؟ جمالو نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں آپ کو یہ بتانے آئی ہوں کہ سلمان صاحب پر 2 بدماشوں نے حملہ کیا ہے اور انہیں بری طرح زخمی کر دیا ہے۔ اس وقت وہ سول اسپتال میں ہیں۔ میں آپ سے التجا کرنے آئی ہوں کہ آپ فوراً وہاں پہنچیے۔ شاید وہ آپ کے سامنے کوئی بیان دینا چاہتے ہیں۔ میں وہاں جانے کے لیے تڑپ رہی ہوں، لیکن میرے شوہر نے مجھے وہاں جانے سے روک دیا ہے۔ وہ خود وہاں موجود ہیں۔ میں نے سوچا کہ وہ 2 گھنٹے سے پہلے تو واپس نہیں آئیں گے، اس لیے میں فوراً ہی رکشے میں بیٹھ کر آپ کو اطلاع دینے آ گئی ہوں۔ اب مجھے فوراً ہی واپس جانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ گھر واپس آئیں تو مجھے نہ پا کر پھر مزید شبہات میں مبتلا ہو جائیں۔ امی نے کہا، بیٹی ایک مدت کے بعد تم آئی ہو، میں تمہیں کھلائے پلائے بغیر کیسے جانے دوں؟ میں نے کہا، امی جمالوں کے ساتھ بڑی مجبوری ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اب یہ ہمارے بس میں نہیں رہی، پرائی ہو گئی ہے، لہٰذا اسے شوہر کے اشاروں پر چلنا ہے، اس لیے اسے جانے دیجیے۔ پھر میں نے جمالوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری یہ الجھن دور کر دو، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں رہتا ہوں؟ جمالوں نے سر اٹھا کر کہا، آپ اپنی امی سے پوچھ لیجیے، میں آپ کے پڑوس میں رہ چکی ہوں اور اسی پڑوس والے مکان سے ڈولی میں بیٹھ کر گئی ہوں۔ بہرحال مجھے جانا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ تیزی سے چلتے ہوئے دروازے تک گئی، پھر وہاں سے پلٹ کر بولی، میں سلمان صاحب کے لیے بہت بے چین ہوں۔ میں معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ وہ کس حال میں ہیں اور انہوں نے آپ سے کیا کہا۔ آپ ہسپتال سے واپسی پر ہمارے گھر آئیں گے، میں بڑی بے چینی سے آپ کا انتظار کروں گی۔ میں نے بے اختیار ہو کر کہا، تمہاری بے چینی کی قسم، میں ضرور آؤں گا۔ اس نے ایک ذرا چونک کر مجھے دیکھا، پھر جلدی سے سر کے آنچل کو سنبھالتی ہوئی وہاں سے پلٹ کر ہمارے مکان سے باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد امی نے بڑی اداسی سے مجھے دیکھا۔ میں ایک دم آگے بڑھ کر ان کے گلے سے لگ گیا، پھر گلے لگنے کے بہانے ان سے منہ چھپاتے ہوئے بولا، امی وہ بہت اچھی ہے، امی کیا وہ کسی طرح ہماری نہیں ہو سکتی؟ انہوں نے ممتا بھرے انداز میں میری پیٹھ کو تھپکتے ہوئے کہا، بیٹا اس وقت تم ایک ایسے ننھے بچے ہو جو آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور چاند کے لیے مچلتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ تم اسے بے انتہا چاہتے ہو، چاہتی تو میں بھی ہوں، لیکن بعض حالات میں صبر کرنا پڑتا ہے۔ اگر تمہاری چاہت سچی ہے اور تم اس کے کسی کام آنا چاہتے ہو تو فوراً اسپتال جاؤ، پتہ نہیں وہ کس کے لیے بے چین ہے، تم اسے سکون پہنچاؤ تو تمہارے دل کو بھی سکون ملے گا۔ 10 منٹ کے بعد میں اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر ہسپتال کی طرف جا رہا تھا۔ اس وقت میرے دماغ میں چھوٹو بھائی گھوم رہا تھا، کیونکہ وہی ایک راستے کا پتھر تھا۔ اس وقت میرے دماغ میں یہ بات آ رہی تھی کہ کسی طرح چھوٹو بھائی رفیق الدین کا قاتل ثابت ہو جائے اور یہ بھی کہیں سے ثبوت مل جائے کہ سلمان صاحب پر بھی چھوٹو بھائی نے حملہ کیا ہے، تو میری محبت کی اس داستان میں جو ویلن ہے وہ اپنے انجام کو پہنچے گا اور مجھے جمالو مل جائے گی۔ میں ایسی ہی اوٹ پٹانگ باتیں سوچتا ہوا جا رہا تھا، پھر مجھے اپنے آپ پر ہنسی آنے لگی کہ میں جمالو کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹو بھائی کو ویلن بنا رہا ہوں۔ یہ درست ہے کہ چھوٹو بھائی کا رویہ جمالو کے لیے درست نہیں تھا، بلکہ جمالو کے شایان شان نہیں تھا۔ وہ خود اس قابل نہیں تھا کہ جمالو کا شوہر بن کر رہ سکتا، لیکن جمالو چاہتی تھی اسے، اور ایک وفادار بیوی کی طرح ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی، اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتی تھی، اپنے مزاج کے خلاف بھی بہت سی باتیں برداشت کر لیتی تھی۔ اس کے باوجود چھوٹو بھائی میری اس کہانی کا ویلن تھا، ایسا ویلن یا ایسا مجرم جو کسی کو قتل نہیں کر سکتا، جس میں اتنی جسمانی صلاحیت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ سلمان صاحب کے گھر میں گھس کر ان پر حملہ کرتا اور انہیں زخمی کر دیتا۔ وہ ایک سیدھا سادہ سا بزدل سا انسان تھا جسے اپنے کاروبار سے
اور اپنی بیوی سے لگاؤ تھا اور بیوی کی خاطر ہی وہ دنیا والوں سے جلتا تھا۔ میں نے ہسپتال تک اس پہلو پر اچھی طرح غور کیا کہ چھوٹو بھائی کس طرح مجرموں کی فہرست میں آ سکتا ہے۔ ویسے میں چاہتا تو کسی طرح کیس کو توڑ مروڑ کر اسے مجرم بنا سکتا تھا، کم سے کم اتنے سارے شبہات پیدا کر دیتا کہ رفتہ رفتہ اس پر قانون کی گرفت سخت ہونے لگتی اور جمالوں سے اس کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگتی۔ لیکن میں نے کبھی دن کو رات اور رات کو دن نہیں کہا۔ مجھے بچپن سے سچائی کی تعلیم ملی ہے، تو میں جمالوں کی محبت کی خاطر ایک بے گناہ آدمی کو قانون کی گرفت میں نہیں لا سکتا تھا۔ میں ہسپتال پہنچا تو وہاں سے چھوٹو بھائی نکل کر واپس جا رہا تھا۔ میں نے اسے مخاطب کیا، پھر مصافحہ کرتے ہوئے کہا، بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں سلمان صاحب کو دیکھنے آیا ہوں، سنا ہے کہ ان پر کسی نے حملہ کر دیا ہے۔ چھوٹو بھائی نے کہا، اچھا ہوا آپ آ گئے۔ اس گمنام شخص نے جو دھمکی دی تھی اس نے اس پر عمل کیا ہے۔ سلمان صاحب کی ابھی زندگی باقی تھی، اس لیے وہ بچ گئے۔ میں نے کہا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آئیے سلمان صاحب سے 2 باتیں کر لیں، اس کے بعد پھر میں اپنی موٹر سائیکل پر آپ کو گھر پہنچا دوں گا۔ وہ میرے ساتھ پھر واپس اس کمرے میں آیا جہاں سلمان صاحب بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے سر پر اور سر سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا، شہریار صاحب آئیے اور میرا حلیہ دیکھیے، بدماشوں نے آخر حملہ کر ہی دیا۔ میں نے ان کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا، یہ کیسے ہوا؟ کب ہوا؟ بس شام کے وقت میں چائے پی کر اپنے مکان کے پیچھے والے باغ میں ٹہلنے جا رہا تھا کہ دروازہ کھلتے ہی 2 آدمیوں نے اچانک حملہ کیا۔ مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ ایک شخص نے اچانک ہی میرے منہ پر ایک بھرپور گھوسا مارا۔ میں اس گھوسے کو سہ سکتا تھا، لیکن وہ اپنی انگلیوں میں نکل پہنے ہوئے تھا۔ نکل کو ہم اپنی زبان میں فولادی گھوسا کہہ سکتے ہیں۔ میرے چہرے پر وہ پڑا تو آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھلتا اور انہیں پہچاننے کی کوشش کرتا کہ دوسرا گھوسا میرے جبڑے پر پڑا، میں ایک دم گر پڑا۔ اس وقت شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ پھر یہ کہ ان فولادی گھوسوں نے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیلا دیا تھا۔ میں اب انہیں صورت شکل سے پہچان نہیں سکوں گا کیونکہ تیسرے گھوسے کے بعد تو میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ چھوٹے بھائی نے کہا، یہ تو غنیمت ہے کہ وہ لوگ صرف زخمی کر کے چھوڑ گئے، ورنہ خط کے مضمون کے مطابق تو وہ سلمان صاحب کی جان لینے والے تھے۔ سلمان صاحب نے بھی حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مجھے اسی بات پر تو تعجب ہے کہ وہ مجھے آسانی سے قتل کر سکتے تھے، لیکن زخمی کرنے کے بعد چلے گئے۔ میں نے کہا، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ دھمکی دینے والا اتنی جلدی اپنی دھمکی پر عمل کرے گا۔ چھوٹو بھائی نے کہا، بھائی وہ عمل کیوں نہ کرتا؟ اس نے دیکھ لیا تھا کہ سلمان صاحب میری بیوی کو گھر تک پہنچانے کے لیے گئے تھے۔ دیکھیے، میں تو اس بات کا برا نہیں مانتا، سلمان صاحب نہایت شریف آدمی ہیں اور عزت دار ہیں، میں کسی قسم کا شک نہیں کرتا، لیکن پتہ نہیں وہ کون دیوانہ ہے، پاگل ہے کہ خواہ مخواہ میری بیوی کے پیچھے پڑ گیا ہے اور اس کے ساتھ جس کو بھی دیکھتا ہے اس کی جان کا دشمن بن جاتا ہے۔ سلمان صاحب نے تکلیف سے ذرا کراتے ہوئے کہا، اف، میرے تو جبڑے ہل گئے ہیں، دانتوں میں درد ہو رہا ہے۔ چھوٹو بھائی نے کہا، آپ اس کی فکر نہ کریں، میں آپ کے دانتوں کی تمام تکالیف دور کر دوں گا۔ میں نے پوچھا، کیوں سلمان صاحب، آپ نے پولیس کو تمام بیان دے دیا ہے؟ ہاں، میں نے اپنا بیان لکھوا دیا ہے، لیکن آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ذاتی طور پر معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جو اچانک ہی میرے گھر میں گھس آئے تھے۔ بڑے بے باک اور حد درجے کے بدمعاش معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے ان کے بازو کو تھپک کر کہا، آپ اطمینان رکھیں، میں ان کی ساری بدمعاشی نکال دوں گا، ذرا میرے ہتھے تو چڑھ جائیں۔ ان سے تھوڑی دیر گفتگو کرنے کے بعد ہم وہاں سے رخصت ہو کر اسپتال سے باہر آئے۔ چھوٹو بھائی کو میں نے اسی لیے روکا تھا کہ اس کو گھر پہنچانے کے بہانے میں اس کے گھر جاؤں اور ایک بار جمالوں کو دیکھ لوں، اور بہرحال میں نے چھوٹو بھائی کو اس کے گھر کے سامنے پہنچا دیا۔ اس نے موٹر سائیکل سے اترتے ہوئے رسماً مجھے چائے کے لیے پوچھا۔
مجھے رسماً انکار کرنا چاہیے تھا، لیکن میں فوراً ہی چائے پینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس طرح مجھے گھر کے اندر جانے کا موقع ملا۔ چھوٹو بھائی نے جمالو کو آواز دے کر چائے لانے کے لیے کہا۔ میں نے بھی اونچی آواز میں چھوٹو بھائی سے کہا، بھائی، ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ سلمان صاحب بخیریت ہیں، بس معمولی سی چوٹیں آئی ہیں، انشاءاللہ کل تک انہیں اسپتال سے چھٹی مل جائے گی، پریشانی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ایسا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جمالو سن لے اور مطمئن ہو جائے۔ اس کی بے چینی کا خیال کرتے ہوئے میں نے اپنا فرض نبھایا تھا، لیکن وہ میرے دل کی بے چینی کو شاید نہ سمجھ سکی یا سمجھتے ہوئے انجان بن گئی، کیونکہ وہ چائے لے کر میرے سامنے نہیں آئی۔ چھوٹو بھائی کے ہاتھ سے چائے بھجوا دی۔ میری حسرت دل ہی میں رہ گئی اور واپسی پر میں نے مایوس ہو کر سوچا کہ یہ بہت ہی بااصول اور نہایت ہی شریف عورت ہے، محبت کے پھندے میں نہیں آئے گی، اپنے شوہر کے سوا کسی دوسرے کے جذبات کو نہیں سمجھے گی۔ اس کے آگے آدمی سر پھوڑ کر مر سکتا ہے مگر اسے شکار نہیں کر سکتا۔ گھر پہنچ کر میں نے بستر پر لیٹنے کے بعد اپنے دل کو سمجھایا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے شرما رہی ہو، کیونکہ امی نے یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ مجھ سے منسوب ہونے والی تھی، مگر تقدیر کے ہاتھوں چھوٹو بھائی کے ہاتھ میں چلی گئی تھی۔ شاید اسی سلسلے میں اس کے دل میں کوئی کسک پیدا ہوئی ہو اور وہ میرے سامنے آنے سے کتراتی ہو۔ اگر ایسی بات تھی تو اس میں بھی رومانوی انداز تھا اور یہ میرے لیے باعث اطمینان تھا۔ میں اپنے دل کو بہلا کر ذرا خوش ہو گیا۔ دوسرے دن میری خوش فہمی ختم ہو گئی۔ میں اسکول کا وقت ختم ہونے پر جب اسکول کے سامنے پہنچا اور اسے ملنا چاہا تو اس نے کاغذ کے پرزے پر لکھ کر بھیجا، خدا کے لیے میرے حال پر رحم کریں، میں بدنام نہیں ہونا چاہتی، میں اپنے شوہر کے ساتھ عزت و آبرو سے زندگی گزارنا چاہتی ہوں، آپ میرے راستے میں نہ آئیں، جب تک آپ اسکول کے سامنے موجود رہیں گے میں باہر نہیں نکلوں گی، اور اگر آپ نے یہی چلن رکھا تو میں گھر سے اسکول ہی نہیں آؤں گی اور یوں ہمارے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو سکیں گے، تعلیم حاصل کرنے والے بچے مجھ سے محروم ہو جائیں گے۔ کیا یہ سب آپ کو اچھا لگے گا؟ اس کی اس مختصر سی تحریر میں کیا نہیں تھا؟ اس تحریر میں ایک عورت کے ارادے کی پختگی تھی، ہماری مشرقی تہذیب کا بھرپور عکس تھا۔ اس بات کی وضاحت تھی کہ چہرے کو نقاب سے ڈھانپ لینے سے پردہ نہیں ہوتا، چلمن کے پیچھے بھی پردہ نہیں ہوتا، پردہ تو عورت کے ارادے میں ہوتا ہے، اس کی آنکھوں کی حیا میں ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ جمال آفرین کو قدرت کی طرف سے انعام میں ملا تھا اور وہ اس کی بھرپور ترجمانی کر رہی تھی۔ میں نے شرمندہ ہو کر فیصلہ کیا کہ اب کبھی جمال آفرین کے سامنے نہیں جاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ یہ کیس کسی دوسرے آفیسر کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد میں نے چھٹی لینے کے لیے اپنی بیماری کا بہانہ کیا اور سرکاری ڈاکٹر سے التجا کی کہ وہ مجھے بیماری کا سرٹیفکیٹ دے دیں اور اس میں سفارش کر دیں کہ آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے مجھے کم از کم مری یا کسی اور پہاڑی علاقے میں جانا چاہیے۔ ڈاکٹری سرٹیفکیٹ کے ذریعے چھٹی لینے میں 4 دن گزر گئے۔ ان 4 دنوں میں سلمان صاحب اسپتال سے واپس گھر چلے گئے تھے اور میں اس انتظار میں رہتا تھا کہ صبح و شام کسی وقت پھر جمالو اچانک ہی میرے گھر آئے گی۔ میں نے کئی بار وہی دعا مانگی کہ جمالو کے ساتھ کوئی زبردست مجبوری ہو اور وہ میری مدد حاصل کرنے کے لیے میرے پاس چلی جائے، یا کوئی ایسی بات پیدا ہو جائے کہ میں اس کے گھر کسی بہانے جا سکوں اور اس پر چھوٹو بھائی اعتراض نہ کرے اور جمالو بھی میرے سامنے آنے پر مجبور ہو جائے۔ ان 4 دنوں میں پتہ نہیں کیسی اوٹ پٹانگ باتیں سوچتا رہا۔ 4 دن کے بعد چھٹی مل گئی اور میں 15 دن کے لیے مریض چلا گیا۔ وہ شہر چھوڑ کر جانے کو جی نہیں چاہتا تھا، مگر میں نے دل پر جبر کیا۔ اس سے بہت دور جا کر ہی اسے کسی حد تک بھلایا جا سکتا تھا، اپنے دل کو سمجھایا جا سکتا تھا کہ پرائی چیز کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے ہر طرح سے اپنے آپ کو سمجھایا، مگر محبت بڑی منہ زور ہوتی ہے، کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتی۔ ایسے وقت مجھے پتہ چلا کہ اگر تعلیم نہ ہو، تہذیب نہ ہو، سچائی کا پاس نہ ہو اور سب سے آخری بات یہ کہ خدا کا خوف نہ ہو تو ہر شخص پلک جھپکتے ہی مجرم بن جائے، خصوصاً ان حالات میں کہ جن حالات میں آدمی اپنے دل سے مجبور ہوتا ہے
اپنی خواہشات سے مجبور ہوتا ہے۔ کئی بار میرے دل میں یہ خواہش اور یہ خیال آیا کہ میں مجرمانہ طریقوں سے اسے حاصل کر لوں، لیکن میرا ضمیر ایسا سوچتے ہی ملامت کرنے لگا تھا۔ میں تھک ہار کر 15 دن بعد واپس اپنے شہر آیا تو وہی ہارا ہوا آدمی تھا اور جمالوں کے خیال کو ایک ذرا سا بھی اپنے دل سے نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ میں نے سوچا کہ چھوٹو بھائی کے ہاں جاؤں، لیکن خیال آیا کہ میری چھٹیوں کے دوران دوسرا آفیسر اس کیس کو نمٹا رہا ہوگا، میرا وہاں جانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ پھر میں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر سوچا کہ اگر جمالو کسی طرح نظر نہ آئے تو میں ادھر چلمن کی طرف چلا جاؤں۔ جب مغرب کی اذان ہوگی اور کمرے کے اندر بلب روشن ہوں گے تو اس کی ہلکی سی جھلک تو نظر آ جائے گی۔ دل دیوانہ تھا، طرح طرح کے ارادے کرتا رہتا تھا۔ میں نے موٹر سائیکل لی اور سیدھا سلمان صاحب کے گھر پہنچ گیا تاکہ ان کی خیریت دریافت کرنے کے بہانے کچھ جمالوں کے متعلق بھی معلومات حاصل کر لوں۔ لیکن وہاں پہنچا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سلمان صاحب اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ میں نے تعجب سے پوچھا، کیا ہو گیا تھا انہیں؟ ان کو تو معمولی سی چوٹیں آئی تھیں۔ ان کے کسی رشتہ دار نے مجھے بتایا کہ اسپتال سے چھٹی ہو گئی تھی اور وہ اسکول بھی جانے لگے تھے۔ زخم بھر گیا تھا، پٹیاں اتر گئی تھیں، اچھے بھلے صحت مند تھے۔ اسپتال سے آنے کے 15 دن بعد وہ ایک تقریب میں گئے تھے، وہاں کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں مصروف تھے کہ اچانک ہی ان کے ہاتھ سے پلیٹ گر گئی اور وہ کھانے کی میز پر اوندھے ہو گئے۔ ان کے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے انہیں اٹھایا تو پتہ چلا کہ ان کا دم نکل چکا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا ہارٹ فیل ہوا تھا؟ اس نے جواب دیا، پہلے تو سب نے یہی سمجھا تھا، مگر بعد کی رپورٹ سے پتہ چلا کہ انہیں زہر دیا گیا ہے۔ زہر؟ میں نے حیرانی سے پوچھا، زہر کون دے سکتا تھا؟ کیا جس تقریب میں بیٹھے وہ کھا رہے تھے ان کھانوں میں زہر تھا؟ نہیں، وہاں کچھ سمجھدار لوگ بھی تھے۔ ان لوگوں نے فوراً ہی کھانے کی ان چیزوں پر قبضہ کر لیا تھا اور پولیس کے آنے تک کسی کو ان پلیٹوں کی طرف جانے نہیں دیا تھا۔ جس گلاس سے وہ پانی پی رہے تھے وہ گلاس بھی محفوظ کر لیا گیا تھا اور یہ سب پولیس والوں کی تحویل میں دے دیا گیا تھا۔ میں فوراً ہی پلٹ کر اپنے دفتر پہنچا۔ میرے ساتھی آفیسر نے مجھے دیکھتے ہی خوشی سے چیخ کر کہا، خدا کا شکر ہے کہ تم آ گئے، لو بھائی اپنا کیس سنبھالو، یہ تو اور زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، ہاں مجھے پتہ چلا ہے کہ سلمان راشد کو زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ہاں تمہاری معلومات درست ہیں، لیکن شاید یہ تمہیں پتہ نہیں کہ سلمان صاحب جو کھانا کھا رہے تھے وہ زہریلا نہیں تھا۔ جس گلاس میں پانی پی رہے تھے اس میں بھی زہر نہیں تھا۔ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پھر زہر ان کے جسم میں کیسے پہنچا۔ بدن پر ایسا کوئی نشان نہیں ہے کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ زہر انجیکٹ کیا گیا ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق زہر حلق کے ذریعے ہی معدے تک پہنچا ہے۔ میں نے شدید حیرانی سے پوچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر حلق کے ذریعے معدے تک پہنچا ہے تو پھر کھانے کو زہریلا ہونا چاہیے، اور کھانا زہریلا نہیں تھا۔ آگے چل کر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کہتی ہے کہ سلو پوائزن ہے، یعنی سلمان صاحب کو آہستہ آہستہ زہر دیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے پیش نظر ان کے باورچی کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور اسے طرح طرح کے سوالات کیے گئے ہیں اور اس پر زیادتی بھی کی گئی اور باورچی خانے کو پوری طرح کھنگالا گیا۔ ہر طرح سے اطمینان کیا گیا، لیکن نہ تو کہیں سے زہر برآمد ہوا اور نہ ہی وہ باورچی یہ تسلیم کرتا ہے کہ اس نے اپنے مالک کو زہر دیا ہے۔ سلمان صاحب کے پورے خاندان والوں کا بیان ہے کہ وہ باورچی نہایت ہی ایماندار ہے اور سلمان صاحب کا بہت ہی پرانا وفادار ملازم ہے، اس سے ایسی توقع نہیں کی جا سکتی۔ تو پھر اس باورچی کی لا علمی میں کوئی اور شخص وہاں آ کر سلمان صاحب کے کھانے میں تھوڑا سا زہر ملا دیا ہوگا۔ ایسا کون کر سکتا ہے؟ ایک بار کسی کو موقع مل سکتا ہے، دوسری بار موقع مل سکتا ہے، لیکن ہر روز ان کے کھانے میں تھوڑا سا زہر ملا دیا جائے اور کسی کو خبر نہ ہو، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کسی بھی مجرم کے لیے ایسے مرحلے آسان نہیں ہوتے۔ میں چپ چاپ سوچنے لگا۔ میرا دماغ اس گمنام شخص کی طرف جا رہا تھا
जिसने कत्ल करने की धमकी दी थी। पहली बार इसने सलमान साहब को ज़ख्मी करके छोड़ दिया था। दूसरी बार इसने आहिस्ता आहिस्ता इन्हें कुछ इस तरीके से जहर दिया था कि तरीक़ाकार समझ में नहीं आ रहा था। दूसरे दिन मैंने जेल में जाकर सलमान साहब के बावर्ची से मुलाकात की और उससे कई तरह के सवालात किए। एक सवाल के जवाब में उसने कहा, सलमान साहब अक्सर कहा करते थे कि इनका सर चकराने लगता है और कभी कभी कोई चीज़ खाते वक्त कड़वाहट सी महसूस होती है। मैंने अपनी पकाई हुई चीज़ों को खुद चखा, लेकिन कड़वाहट नहीं थी। फिर ये कि 5-6 दिन के बाद उन्होंने एक डॉक्टर के पास जाकर शिकायत की। डॉक्टर ने मुआयना किया, कुछ दवाएं दी, मगर मालिक की ये शिकायत बरकरार रही कि अब वो बहुत कमज़ोरी महसूस करने लगे हैं और इनका सर बराबर चकराता है। तब डॉक्टर ने इन्हें मशवरा दिया कि वो अपने खून और पेशाब वगैरह को टेस्ट करवाएं। मालिक को चाहिए था कि वो फ़ौरन डॉक्टर के मशवरे पर अमल करते, लेकिन वो हमेशा ही अपनी इलाज के सिलसिले में लापरवाह रहे थे। इस बार भी उन्होंने लापरवाही दिखाई। 3-4 दिन तक टालते रहे कि वो खून टेस्ट कराने के लिए जाएंगे। इसी दौरान इनका इंतकाल हो गया या इन्हें हलाक कर दिया गया। बावर्ची को अच्छी तरह टटोलने के बाद मैं दफ्तर आया और इस केस की फ़ाइल इब्तिदा से पढ़ने लगा और पढ़ने के दौरान एक एक किरदार पर गौर करने लगा। बहुत देर तक इस फ़ाइल का मुताला करने के बाद आखिरकार मैंने इसे बंद कर दिया। अब मेरे पास जहन में एक तदबीर आई और वो ये कि मैं इस बार खुद मुजरिम का शिकार बनूं और अपने लिए इसके दिल में रकाबत पैदा करूं। अगर वो रकाबत की बिना पर ही हलाक करता है और जमालों के करीब किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो अब मैं जमालों के करीब रहूँगा। दूसरी सुबह स्कूल की तरफ गया। वो स्कूल बंद पड़ा था। आसपास के लोगों से पता चला कि सलमान साहब के शोक में 1 हफ्ते के लिए इनके तमाम स्कूल बंद रहेंगे। ये मालूम करने के बाद मैं मोटरसाइकिल स्टार्ट करके छोटू भाई के मकान के सामने पहुंच गया। वहां मोटरसाइकिल खड़ी की, फिर बेधड़क दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खोलने वाली जमालो थी। इसने मुझे देखते ही जल्दी से सर पर आंचल रखा, फिर दूसरी तरफ मुंह घुमाकर बोली, वो घर पर नहीं हैं, अपनी दुकान में मिल सकते हैं। मैंने कहा, मैं इनसे नहीं तुमसे मिलने आया हूँ। माफ़ कीजिएगा, मैं इनकी गैर मौजूदगी में किसी से बात भी नहीं करना चाहती। वो दरवाज़ा बंद करना चाहती थी। मैं फ़ौरन ही बीच में आ गया। वो पीछे हटकर बोली, ये क्या हरकत है? क्या आप ज़बरदस्ती मेरे मकान में घुसना चाहते हैं? मैंने कहा, हाँ, मैं ऐसा क्यों करूँगा? पहले ये सुन लो। पहली सच्चाई तो ये है कि मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ। तुम्हें भूलना चाहता हूँ, भुला नहीं सकता। तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ, हासिल कर नहीं सकता। तुमने मुझे दीवाना बनाकर रख दिया है। अब मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे बग़ैर जब मैं ज़िंदा रह ही नहीं सकता, तो क्यों ना इस मुजरिम को दावत दूँ कि वो सलमान साहब की तरह और रफ़ीकुद्दीन की तरह मुझे भी कत्ल कर दे, और वो इसी वक्त कत्ल करेगा जब मैं इसके दिल में रकाबत पैदा करूँगा और वो मुझे तुम्हारे करीब देखा करेगा। मैं बेतकान कहता जा रहा था और वो हैरानी से आंखें फाड़ फाड़ कर मेरा मुंह तक रही थी। फिर बोली, आप पागल हो गए हैं, आप यहाँ से चले जाइए। ठंडे दिमाग से गौर कीजिए और अपनी अम्मी से मशवरा लीजिए। बचकाना बातें हैं कि आप मेरी खातिर खुद को इस पागल गुमनाम शख्स का निशाना बनाएंगे। मैं आपको ऐसा करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दूंगी। मैंने कहा, तुम अपनी ज़ात से मोहब्बत करने की इजाज़त नहीं दे सकती, मगर मुझे मरने की इजाज़त हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी इजाज़त के बग़ैर भी तुम पर मरता रहा हूँ, बल्कि बहुत जल्द मरकर दिखाऊंगा। आपके पागलपन का इलाज मेरे पास नहीं है, आप जा सकते हैं। हाँ, मैं जा रहा हूँ, लेकिन इतना सुन लो कि आज शाम से हर रोज़ मैं तुम्हारी इस चिलमन के सामने आकर खड़ा रहूँगा और तुम्हें देखने की कोशिश करता रहूँगा। तुम्हारा शौहर और तुम मुझे इस दरवाज़े पर आने से रोक सकते हो, लेकिन इस गली में खड़े होने से नहीं रोक सकते। मुझे मोहब्बत करने का हक़ है और मैं अपना यह हक़ ज़रूर हासिल करता रहूँगा। ये कहकर मैं वहाँ से चला आया। इसे अपनी बातों पर सोचने और तिल मिलाने के लिए छोड़ दिया। मेरी ये तरकीब बहुत उम्दा थी। एक तो ये कि जमालों के करीब रहने
और उसका तलबगार बनते रहने से वो दीवाना मुजरिम मेरे पीछे पड़ जाता। इस तरह मैं इस मुजरिम के करीब पहुंचने लगता। दूसरी बात ये थी कि जमालो, जो अपने सीने में दिल की जगह पत्थर रखती थी, वो अब मेरे मुतालिक सोचने पर मजबूर होगी। वो इस तरह के पहले इंसानियत के नाते ये सोचेगी और सहमेगी कि सलमान राशिद के तरह मेरा भी अंजाम बुरा ना हो। हमदर्दी के तौर पर ही सही, किसी न किसी बहाने मैं इसके ख़यालों में मौजूद रहूँगा और वो बार बार चिलमन की तरफ देखती रहेगी और हर शाम इसे गैर शऊरी तौर पर मेरा इंतज़ार रहेगा। इस शाम मैंने अपनी ज़िद पूरी की। जब इस दीवार के पास आया तो बल्ब की रोशनी के बायस चिलमन का साया दीवार पर पड़ रहा था। मैं वहाँ पहुँचा तो वो साया मुझ पर पड़ने लगा। मैंने देखा कि चिलमन के पास कमरा खाली खाली नज़र आ रहा था। वो मौजूद नहीं थी। शायद अब चिलमन के सामने आना ही नहीं चाहती थी। मैंने सोचा कि कब तक नहीं आएगी। इनके घरेलू हालात से इस हद तक वाकिफ़ हो गया था कि जमालो की मजबूरी को समझ सकता था, और मजबूरी ये थी कि वो चिलमन वाला कमरा जमालो का था और वहाँ जमालो की ज़रूरत की हर चीज़ थी। वो किसी दूसरे कमरे में जाकर अपनी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकती थी। किसी भी चीज़ के लिए उसे इस कमरे में आना ही पड़ता, और वो आ गई। पहले मुझे चिलमन के पार इस दीवार पर उसका साया नज़र आया। वो खड़ी हुई थी जैसे सोच रही हो, झिझक रही हो। फिर वो दबे कदमों आगे बढ़ी। इसे इस बात का होश नहीं था कि दीवार पर पड़ने वाले साए के ज़रिए मैं इसकी हरकतों को समझ सकता हूँ। वो चिलमन के पास आई थी, फिर चिलमन के पार मुझे देखते ही कमरे से कोई चीज़ उठाकर भाग गई। ये इसकी शौक़ी नहीं थी, हालात की मजबूरी थी, और ये मजबूरी ख़ासा रुमान पैदा कर रही थी। इस रोज़ जमालो को छेड़ने में बड़ा मज़ा आया। मैं दिली दिल में ये दुआ मांग रहा था कि इसका शौहर छोटू भाई कहीं आ न धमके। वो आएगा तो फिर मेरे वहाँ खड़ा होने पर एतराज़ करेगा। मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता था, क्योंकि वो जमालो से लड़ता रहता था, इस पर शक करता था। कभी कभी मेरा ध्यान इस तरफ जाता कि मुमकिन है ये सारा जुर्म वही कर रहा हो, क्योंकि जब वो जमालो पर शक करता था तो यकीनन अपने रकीबों को भी रास्ते से हटाने की कोशिश करता होगा। उसने ऐसे मंसूबे बनाए होंगे कि जिन पर अमल करके सांप भी मर जाते होंगे और लाठी भी नहीं टूटती होगी। मैंने इस पहलू से बहुत गौर किया कि छोटू भाई जैसा दुबला पतला कमज़ोर और बुज़दिल आदमी कैसे कातिल बन सकता है। यूँ सोचा जा सकता था कि उसने किराए के बदमाशों से राब्ता रखा होगा। इनके ज़रिए ही इसने सलमान राशिद साहब पर हमला कराया होगा और इनके ज़रिए ही जहर दिया होगा, और इन्हीं के ज़रिए इसने रफ़ीकुद्दीन को भी कत्ल कराया होगा। ऐसा मुमकिन है, मुमकिन हो सकता था, लेकिन एक नुक्ता ऐसा था जिसको समझना ज़रूरी था, और वो ये कि सलमान राशिद के खाने पीने की चीज़ों में जहर किस तरह मिलाया गया, और रोज़ थोड़ा थोड़ा जहर किसने दिया होगा। छोटू भाई या इसका कोई आदमी रोज़ सलमान राशिद के किचन में नहीं जा सकता था, रोज़ ये ख़तरा मोल नहीं ले सकता था। फिर वो हाथ किसका है जो नामालूम तरीके से सलमान राशिद के हलक से रोज़ थोड़ा थोड़ा जहर उतारता रहा। इस नुक्ते पर सोचते वक्त छोटू भाई पर शुबा करने को जी तो नहीं चाहता था, लेकिन इसके बावजूद इस पर शुबा कायम रहता था। दूसरी शाम को फिर मैं चिलमन के पास जाने के लिए तैयार हो रहा था। इसी वक्त अम्मी ने मुझे बुलाकर कहा, तुम वहाँ नहीं जाओगे? मैंने हैरानी से पूछा, कहाँ नहीं जाऊँगा? वहीं जहाँ तुम कल गए थे। मैंने हैरानी से इन्हें देखा। मैं कल कहाँ गया था, ये आप कैसे जानती हैं? ऐसे कि जमाल आफरीन मेरे पास आई थी, वो रो रही थी और शिकायतें कर रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यही शिकायत की होगी कि मैं इसे बदनाम कर रहा हूँ। वो सख्त लहजे में बोली, क्या ये अच्छी बात है कि तुम पराई औरत को बदनाम करना चाहते हो, और ये तुम्हारी नज़रों में कोई बात ही नहीं है? ये बात नहीं है अम्मी, मैं अपने फ़र्ज से मजबूर होकर ऐसा कर रहा हूँ। मैं सब समझती हूँ। जमाल आफरीन को इस बात की फ़िक्र है कि तुम इसकी वजह से ख़ुद को ख़तरे में डाल रहे हो, और ये मैं सुन चुकी हूँ कि इसकी वजह से 2 कत्ल हो चुके हैं, और वो ये अंदेशा ज़ाहिर कर रही थी कि खुदा न खास्ता
तीसरा कत्ल तुम्हारा होगा। नहीं बेटे, मेरे बुढ़ापे पर रहम करो। मैंने तुम्हें बड़ी मुसीबतों से पाला है, आला तालीम दिलाई है, तुम्हें इस काबिल बनाया है। अब इतनी बड़ी दुनिया में मुझे तन्हा छोड़ने के लिए अपने किसी दुश्मन को ना ललकारो। अम्मी अपनी ममता के सामने कानूनी फ़राइज़ को भी नहीं समझ सकती थीं। इन्हें समझाना गोया वक्त ज़ाया करना होता। इसलिए मैंने झूठा वादा कर लिया कि अब इधर चिलमन के सामने नहीं जाऊंगा। इस वक्त मैं एक केस के सिलसिले में तहकीकात के लिए जा रहा हूँ। मैं इनसे झूठ बोलकर फिर चिलमन के सामने पहुँच गया। चिलमन से मेरा फासला कोई 6 गज़ का रहता था और अंदर कमरे का सारा मंजर नज़र आ रहा था। कमरे का जो हिस्सा छुपा होता था वहाँ से गुजरने वाले का साया सामने वाली दीवार पर पड़ता था। इस तरह मैं जमालों की बहुत सी हरकत व सकनात को बाहर से देख सकता था। इस रोज़ भी वो परेशान रही। शायद इसे तवक्को थी कि अम्मी के समझाने के बाद मैं इधर नहीं आऊँगा, लेकिन इसकी तवक्को के बरखिलाफ़ मैं फिर नज़र आ रहा था। वो शायद बदहवासी और शर्माहट में ऐसी ऐसी हरकतें कर रही थी कि वो अदाएँ बन जाती थीं और दिल लूट लेती थीं। इस तरह से वो मज़ीद मेरे दिलो दिमाग पर छा रही थी। दूसरे दिन मैं दफ्तर में बैठा हुआ था कि टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाकर हेलो कहा। दूसरी तरफ से एक भारी भरकम सी आवाज़ सुनाई दी। इस आवाज़ को सुनते ही पता चला कि कोई असली आवाज़ में नहीं बोल रहा, बल्कि आवाज़ बनाकर बोल रहा है। और वो बोल रहा था, मिस्टर शहरयार, तुम्हारा आखिरी वक्त आ पहुंचा है। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी बूढ़ी माँ तुम्हारे बाद इस दुनिया में अकेली रह जाए। अगर तुम अपनी माँ की खातिर ज़िंदा रहना चाहते हो तो आइंदा जमालों की गली से भी ना गुजरना, वरना अंजाम क्या होगा ये तुम्हें पहले भी मालूम हो चुका है। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता और इसे बातों में उलझाकर मालूम करता कि उसने कहाँ से फ़ोन किया है, दूसरी तरफ से फ़ोन रख दिया गया। मैं हेलो हेलो कहकर चीखता रहा, क्रेडिल खटखटाता रहा, मगर राब्ता ख़त्म हो चुका था। मैंने रिसीवर क्रेडिल पर पटक दिया। मेरी तदबीर का खातिर खा नतीजा निकल रहा था। वो दुश्मन अब मेरे पीछे पड़ गया था। मैं इसकी आवाज़ पर गौर करने लगा। मेरी निगाहों के सामने छोटू भाई की सूरत थी और मैं सोच रहा था कि क्या वही आवाज़ बनाकर बोल रहा था। अगर वो इस तरह से गंभीर आवाज़ बनाए और हलक के बल पर बोले तो क्या इसकी आवाज़ ऐसी ही होगी जैसी कि मैंने अभी फ़ोन पर सुनी थी। मैं छोटू भाई का रकीब था क्योंकि जमालों से दिलचस्पी ले रहा था और छोटू भाई मेरे रास्ते का पत्थर था क्योंकि वो जमालों का मजाजी खुदा था। ऐसी सूरत में वो मेरा दुश्मन तो था ही, मैं भी गैर शऊरी तौर पर इसे दुश्मन समझकर इसके मुतालिक सोचने लगता था कि ये सारी मुजरिमाना हरकतें छोटू भाई की ही हो सकती हैं। इस दुश्मनी और रकाबत का नतीजा ये हुआ कि मैं किसी दूसरे तीसरे शख्स पर शुबा कर न सका। हमेशा मेरा दिमाग छोटू भाई के गिर्द घूमता रहा। शाम को मैं दफ्तर से उठकर छोटू भाई के डेंटल क्लिनिक में गया। छोटू भाई ने मुझे देखते ही गर्मजोशी से मुसाफा करते हुए अपने वेटिंग रूम में बैठने के लिए कहा, क्योंकि अंदर वो एक मरीज़ के दांतों का मुआयना कर रहा था। दांतों का मुआयना करने के दौरान वो पार्टीशन के दूसरी तरफ से बातें भी करता जा रहा था। मैं इसे बातें करने पर मजबूर कर रहा था क्योंकि मैं अंदाज़ा लगाना चाहता था कि अगर छोटू भाई की ये आवाज़ गंभीरता में बदल जाए तो कैसी लगेगी। मैं सही अंदाज़ा ना लगा सका। उसने मेरे लिए सामने वाले होटल से चाय मंगवाई। इस दौरान वो मरीज़ से निमट चुका था और मेरे सामने आकर बैठ गया था। मैंने चाय पीने के दौरान पूछा, अब तो सुकून होगा। वो दुश्मन अब आपको ये जमालों को धमकी आमेज़ ख़त नहीं लिखता होगा। वो सर हिलाकर बोला, हाँ अभी सुकून है। रफ़ीकुद्दीन और सलमान राशिद के कत्ल का चर्चा कुछ ऐसा हुआ है और इस कत्ल के सिलसिले में मेरी बीवी के इश्क की दास्तान ऐसे मुश्तहर हुई है कि एक तरफ मेरी बदनामी तो हुई, लेकिन दूसरी तरफ ये फ़ायदा हुआ कि अब कोई मेरी बीवी से इश्क करने की जुर्रत ना कर सकेगा। मैंने कहा, मोहब्बत तो अंधी होती है, इश्क आग में कूद जाता है। अगर ऐसा ही दीवाना आशिक फिर कोई जमालों के पीछे पड़ जाए तो। वो लापरवाही से बोला, मेरे बाप का क्या जाता है, वो अपनी जान से जाएगा।
और अगर इस सिलसिले में तीसरा कत्ल हुआ तो फिर ये दहशत और बढ़ जाएगी। इसके बाद तो मुझे यकीन है कि कोई मेरी बीवी की तरफ नज़रें उठाकर भी नहीं देखेगा। मैंने इसे गहरी नज़र से देखते हुए कहा, अच्छी तदबीर है। वो एकदम से चौंक गया। किसी कदर परेशान होकर उसने पूछा, क्या मतलब है? कैसी तदबीर? मतलब ये कि वो दीवाना आशिक यही तो चाहता है कि कत्ल करते हुए ऐसी दहशत फैला दे कि फिर कोई आपकी बीवी की तरफ नज़रें उठाकर भी न देखे और हमेशा के लिए इत्मीनान हो जाए। उसने ज़रा नागवारी से कहा, इसे क्या खाक इत्मीनान होगा? अब हर तरफ से इत्मीनान हो जाएगा तो फिर मेरे पीछे पड़ जाएगा कि मैं इसकी खातिर जमालों को छोड़ दूँ। हो सकता है कि वो आखिरी कत्ल मेरा करे, क्योंकि मेरे बाद तो कोई इसका रकीब या दुश्मन नहीं रहेगा। मैंने कहा, आपने एक जमालों की खातिर अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रखा है और ये बात यकीनी भी हो सकती है कि वो आपको भी ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, तो ऐसी सूरत में आप जमालों को क्यों नहीं छोड़ देते? उसने चौंक कर मुझे देखा। इसकी आंखों में हल्का सा गुस्सा झलक रहा था। मैंने जल्दी से कहा, देखिए, बुरा मानने की बात नहीं है। मैं एक बात समझ रहा हूँ कि दुनिया में औरतों की कमी नहीं है। एक के बाद 1000 औरतें मिल जाती हैं, लेकिन एक के बाद दूसरी ज़िंदगी नहीं मिलती। ये मेरे समझाने का काम था, मैंने समझा दिया। वैसे आप बेहतर तौर पर समझ सकते हैं कि मैं बात अधूरी छोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा, हमारे दरमियान कुछ तलखी हो गई। मेरी तरफ से अगर कोई बात हो तो माफ़ी चाहता हूँ। मैंने कहा, नहीं, मैंने ही शायद आपको गुस्सा दिला दिया। बहरहाल हम फिर भी दोस्त हैं। ये कहकर मैंने इससे मुसाफा किया, फिर वहाँ से सीधा चिलमन की तरफ चला आया, क्योंकि शाम हो चुकी थी, अंधेरा फैल चुका था और जमालों की अदाएँ मुझे पुकार रही थीं। लेकिन चिलमन के सामने पहुँचते ही मेरा सारा रोमांस गारत हो गया। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। चिलमन के पीछे जो साया नज़र आता था वो कुछ बदला हुआ सा था। वो जमालो नहीं थी। मैंने फिर गौर से पलकें झपक झपक कर देखा तो एकदम मेरे जहन को शदीद झटका सा लगा, क्योंकि चिलमन के पीछे मैंने अपनी अम्मी जान को पहचान लिया था। मेरी नज़रें झुक गईं। पर्दा क्या होता है, इस लम्हे मुझे पता चला। इस लम्हे मुझे ये मालूम हुआ कि चादर और चिलमन ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पर्दा और शर्म मर्द की आंखों में होनी चाहिए। जब हमारी नज़रें अपनी माँ के सामने झुक सकती हैं, बहन और बेटी के सामने झुक सकती हैं, तो किसी दूसरी औरत के सामने इन आँखों की शर्म कहाँ चली जाती है? और जब वो शर्म चली जाती है तो इसका मतलब यह है कि औरत का पर्दा भी चला जाता है। वरना औरत को 1000 चिलमनों के पीछे रखा जाए तब भी हमारी आंखें तीर की तरह इस औरत तक पहुंच जाएंगी और पहुंच जाया करती हैं। चिलमन के पीछे से अम्मी की आवाज़ सुनाई दी, बेटे इधर आओ। मैं कांपते हुए कदमों से धीरे धीरे चलता हुआ चिलमन के करीब पहुंच गया। उन्होंने कहा, अब मैंने फैसला किया है कि जब तक तुम पर्दे की शर्म नहीं रखोगे, उस वक्त तक मैं रोज़ शाम को यहाँ आकर इस चिलमन के पीछे बैठूंगी और देखूंगी कि एक बेटा अपनी माँ को चिलमन के पीछे कैसे देखता है। अगर तुम्हें ज़रा भी शर्म आती हो तो सीधे घर जाओ। मैं जमालों से बात करने के बाद अभी आ जाऊंगी। मैं कुछ कह न सका। शर्मिंदगी से सर ऐसे झुका हुआ था कि उठा नहीं सकता था। मैं झुके हुए सर के साथ वहाँ से चला आया। मैंने तहैया कर लिया था कि अब कभी चिलमन के सामने नहीं जाऊंगा। वैसे अब इसकी ज़रूरत भी नहीं रही थी, क्योंकि मैंने इस दीवाने आशिक को या दुश्मन को अपने पीछे लगा लिया था। मैं सोचता हुआ अपने घर पहुंचा, जेब से चाबी निकाल कर दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। वहाँ थोड़ी देर तक एक कुर्सी पर बैठा सिगरेट के कश लगाता रहा और शर्मिंदगी से कभी अम्मी के मुतालिक सोचता रहा और कभी जमालों के मुतालिक कि अब इसे कभी नहीं देख सकूँगा। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं समझ गया कि अम्मी वापस आ गई हैं। मैंने आगे बढ़कर सैन के दरवाजे की चटखनी गिराई। इसे खोलना ही चाहता था कि यकबारगी ज़ोर से दरवाजे को ऐसा झटका दिया गया कि वो दरवाज़ा मेरे मुंह पर लगा। मैं लड़खड़ा कर पीछे गया। फिर इससे पहले कि मैं संभल कर आगे बढ़ता,
दो आदमियों ने आगे बढ़कर मुझ पर हमला किया। एक के हाथ में छोटा सा लकड़ी का मजबूत डंडा था। वो डंडा मेरे सर पर पड़ा तो आंखों में तारे नाच गए। मैंने बाकायदा अपने महकमे की ट्रेनिंग हासिल की थी। इतनी आसानी से ज़हर नहीं हो सकता था। शदीद तकलीफ़ के बावजूद मैं आगे बढ़कर दुश्मन से लिपट गया। ख्याल था कि इसे लपेटकर और तेज़ी से घुमाकर दूसरे दुश्मन पर फेंक दूं, लेकिन इससे पहले ही दूसरे दुश्मन ने पीछे से एक डंडा मेरे सर पर रसीद किया तो अब तकलीफ़ बर्दाश्त न हुई। मेरी गिरफ्त ढीली पड़ गई। जिसे मैंने अपनी गिरफ्त में लिया था, इसे देखा। वो अपनी उंगलियों में फौलादी निकल पहने हुए था, यानी वही फौलादी घूसा जिससे सलमान राशिद को बुरी तरह ज़ख्मी किया गया था। मेरा सर चकरा रहा था। आंखों के सामने इस कदर अंधेरा छा रहा था कि सामने वाला आदमी भी अब मेरी आंखों के सामने गुम हो रहा था। तभी मेरे जबड़े पर शदीद तकलीफ़ का एहसास हुआ। ऐसा लगा कि जबड़े अपनी जगह से हिलकर गिर पड़े हों और मेरा चेहरा आधा रह गया हो। फिर इसी तरह दूसरा हमला हुआ और इसके बाद तो मुझे होश ही न रहा। मैं तारीकियों में डूबता चला गया। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल के एक बिस्तर पर देखा। बिस्तर के एक तरफ अम्मी खड़ी रो रही थीं और इनके साथ छोटू भाई खड़ा हुआ दिखाई दिया। दूसरी तरफ डॉक्टर मेरी नब्ज़ थामे हुए था और इसके साथ नर्स खड़ी हुई थी। फिर उसने मुझे मुस्कुरा कर देखा और मेरी अम्मी से बोला, लीजिए, आप परेशान हो रही थीं, आपका बेटा होश में आ गया है। और मैंने कहा था ना, घबराने की कोई बात नहीं है। ये कहकर डॉक्टर नर्स के साथ चला गया। अम्मी फ़ौरन ही मेरे ऊपर आईं और मेरे चेहरे को चूम लिया। पहले वो मेरी पेशानी चूमती थीं, लेकिन वहाँ पट्टी बंधी हुई थी। सर से लेकर ठोड़ी तक पट्टियाँ ही बंधी हुई थीं। वो मुझे चूमने के दौरान कहती रहीं, मैं इसी दिन के लिए मना करती थी कि दुश्मनों को ना छेड़ो। बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम बहादुर हो और तुम्हारे साथ कानून है, लेकिन तुम ऐसे मुजरिमों से निमट सकते हो जो नज़र आते हैं, जो नज़र ना आते हों। इनको तुम क्या बिगाड़ लोगे? अब तुम ही बताओ कि किसने तुम पर हमला किया? वो कौन लोग थे? क्या तुम जानते हो? मैंने तकलीफ़ से कराते हुए कहा, अम्मी, आप इत्मीनान रखें, अब कोई मुझ पर हाथ नहीं उठा सकेगा। मैं अस्पताल से निकलते ही इस दुश्मन से निमट लूँगा। छोटू भाई ने करीब आकर मेरा हाथ थामते हुए कहा, मिस्टर शहरयार, मैं आपसे क्या कहूँ, मेरी समझ में नहीं आता। आपने खामखा मौत को दावत दी है। आपकी ये ज़िद है कि आप मेरे घर की इज्जत से खेलेंगे और मैं एक माँ के दुख को भी समझता हूँ। इनके आंसू देख नहीं सकता। मैं सच कहता हूँ कि आपकी अम्मी की खातिर मैं जमालों को आपके लिए छोड़ने के लिए तैयार हो जाऊँगा, मगर आइंदा आप ऐसी हरकत ना करें। अम्मी ने छोटू भाई से कहा, नहीं, तुम भी मेरे बेटे जैसे हो और तुम्हारे घर की इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त है। मैं कभी ये नहीं चाहूँगी कि मेरा बेटा आइंदा उधर का रुख करे। दूसरी बात ये कि तुम इतनी अच्छी बीवी को क्यों छोड़ोगे? कभी ऐसी बात ना करना। शरीफ आदमी सारी उम्र अपनी बीवी का साथ निभाते हैं। मैं चुपचाप इनकी बातें सुनता रहा। फिर तकलीफ़ से कराहने लगा। मेरे जबड़े दुख रहे थे और एक तरफ दांत में बड़ी सख्त तकलीफ़ थी। छोटू भाई ने पूछा, क्या हुआ? क्या तकलीफ़ ज़्यादा है? मैंने कहा, हाँ, मेरे जबड़े दुख रहे हैं। मेरा ख्याल है कि कहीं से मेरे दांत हिल गए हैं। बड़ी तकलीफ़ हो रही है। आप फ़िक्र ना करें, अस्पताल से छुट्टी होगी तो मैं आपके दांतों की सारी तकलीफ़ दूर कर दूँगा। बस 10-15 मिनट लगेंगे और आपके दांत फिर से मजबूत हो जाएंगे। वो थोड़ी देर तक अपनी महारत और तजुर्बे की बातें करता रहा और फिर इसके बाद अम्मी के साथ अस्पताल से चला गया। इसके जाने के बाद मैंने सोचा, ये क्या? ये तो बिल्कुल उसी तरह का वाक़या हो रहा है जैसा सलमान राशिद के साथ हुआ। यानी इसे भी ज़ख्मी करके 2 बदमाशों ने छोड़ दिया था और ज़ख्मी इस तरह किया था कि जबड़े पर ज़्यादा ज़रबें लगाई थीं ताकि दांत हिल जाएं या दुखने लगें। मेरे साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। इन 2 बदमाशों ने मेरे जबड़े पर सख्त ज़रबें लगाई थीं और मुझे बेहोश करने के बाद भाग गए थे। वो चाहते तो मुझे कत्ल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और अब मैं सलमान राशिद की तरह छोटू भाई के पास अपने दांतों के इलाज कराने के लिए जाने वाला था। इलाज तो मैं किसी भी दंदान साज के यहाँ जाकर करा सकता था, लेकिन
ताल्लुकात की बात और होती है। सलमान राशिद का ताल्लुक़ भी जमालों के ज़रिए छोटू भाई से था। अच्छा मेल जोल रहा था। इसी तरह मेरा भी ताल्लुक़ छोटू भाई से था, तो मैं छोटू भाई के पास ही जाता। इस बात को शायद छोटू भाई भी अच्छी तरह समझता था कि सलमान राशिद हो या शहर यार, वो ताल्लुकात की बिना पर इसी के पास अपने दांतों की तकलीफ़ दूर कराने आएंगे। मैं इसी नुक्ते पर गौर करने लगा कि मेरे और सलमान राशिद के वाक़यात बिल्कुल एक जैसे हैं और मुझे अब इस मकतूल की तरह छोटू भाई के पास जाना होगा। लेकिन क्या ज़रूरी है कि मैं इसके पास दांतों की तकलीफ़ दूर कराने जाऊं? क्यों ना मैं किसी दूसरे माहिर दंदान साज के पास जाऊं? मैं बहुत देर तक इस मसले पर गौर करता रहा। फिर मेरे दिमाग ने समझाया कि यही मौका है, मुझे छोटू भाई के पास जाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या तमाशा होता है। दूसरे दिन मुझे ज़रा आराम मिला तो मैंने अस्पताल में ही बैठकर इस केस की रिपोर्ट को एक नए ज़ाविये से लिखा। फिर आइंदा भी क्या होना चाहिए इसकी पूरी तफसील पेश की और वो तहरीरी रिपोर्ट मैंने डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस के पास पहुंचा दी। मुझे अस्पताल से छुट्टी नहीं मिली थी। मैं चुपचाप वहां से निकलकर दफ्तर पहुंच गया था। मेरे ऑफिसर ने तमाम रिपोर्ट पढ़ने के बाद हैरानी से मुझे देखा और फिर कहा, आपकी बातें मेरी समझ में आ रही हैं, लेकिन रिपोर्ट के इस आखिरी हिस्से पर अमल करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? इसलिए कि सलमान राशिद के रिश्तेदार इस बात पर एतराज़ करेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि लाश को दोबारा कब्र से निकाला जाए। जनाब, मुजरिम तक पहुंचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर मकतूल के रिश्तेदार एतराज़ कर सकते हैं तो फिर इन्हें ना बताया जाए। चुपचाप कब्र से लाश को निकाल कर भी हम अपनी तसल्ली कर सकते हैं। मेरी रिपोर्ट की रोशनी में ये नहायत ज़रूरी है। मेरे ऑफिसर ने कुछ सोचने के बाद सर हिलाकर कहा, अच्छी बात है, मैं तुम्हारी बात पर गौर करता हूँ और देखता हूँ कि तुम्हारी रिपोर्ट पर किस हद तक अमल हो सकता है। मैं अस्पताल वापस आ गया। इसी शाम डॉक्टर ने छुट्टी दे दी। फिर इसके 3 दिन के दौरान में छोटे भाई के फिर इस 3 दिनों के दौरान में मैं छोटू भाई के क्लिनिक जाता रहा और वो मेरे दांतों का मुआयना करता रहा। 3 दिन बाद जब जबड़े की तकलीफ़ कम हो गई, दांतों में दर्द ना रहा, तो छोटू भाई ने कहा कि दूसरे दिन सुबह वो मेरे दांतों में भराई करेगा, जिसके बाद हिलने वाले दांत अपनी जगह मजबूती से जम जाएंगे और मुझे आइंदा दांतों की तकलीफ़ नहीं होगी। दूसरे दिन मैं वक्त मुकर्ररा पर वहाँ पहुँचा। मैं जब डेंटल क्लिनिक के अंदर गया तो इस वक्त इंटेलिजेंस और पुलिस के आदमी क्लिनिक के करीब पहुँच चुके थे। जब छोटू भाई ने मेरे दांतों में भराई करने के लिए एक मसाला तैयार किया जिसे इनकी ज़बान में सीमेंट कहते हैं, तो इसके तैयार होते ही मैंने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालकर इसे निशाने पर लेते हुए कहा, बस जो कुछ तुमने तैयार किया है इसे छोड़कर पीछे हटो और दरवाजे को खोल दो। वो एकदम से घबरा कर बोला, आप मजाक कर रहे हैं, ये रिवॉल्वर क्यों दिखा रहे हैं? मैंने कहा, मुझे बातों में बहलाने की कोशिश ना करना, पीछे हटकर दरवाज़ा खोलते हो या नहीं? ये कहते ही मैंने कुर्सी पर बैठे बैठे उसके पेट पर एक लात मारी तो वो लड़खड़ाता हुआ दरवाजे से जाकर लग गया। इसके बाद मैंने कहा, अगर तुम अब भी मेरे हुक्म की तामील नहीं करोगे तो मैं गोली चला दूंगा। चलो जल्दी से दरवाज़ा खोलो। वो थर-थर काँप रहा था। फिर उसने काँपते हुए हाथों से दरवाजे को खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही इंटेलिजेंस के 2 ऑफिसर और पुलिस इंस्पेक्टर के साथ कुछ कांस्टेबल भी अंदर आ गए। इंस्पेक्टर ने आते ही छोटू भाई के हाथ में हथकड़ी पहना दी। वो खौफ से काँप रहा था। उसका चेहरा जर्द पड़ गया था और अब वो इस काबिल नहीं था कि खड़ा रह सकता, इसलिए वो थरथराते हुए ज़मीन पर उखड़ूं बैठ गया। मैंने कहा, छोटू भाई, हम सब हैरान थे और इस सिलसिले में ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही थी कि सलमान राशिद के खलक से जहर किस तरह उतरता रहा। खाने पीने की चीज़ों में जहर नहीं था। इनके जिस्म पर भी कोई ऐसा निशान नहीं था जिससे ये समझा जाता कि जहर इंजेक्शन के ज़रिए इनके अंदर पहुंचाया गया है। बात उस वक्त तक समझ में नहीं आई थी, लेकिन जब बिल्कुल वैसा ही वाक़या जो सलमान राशिद के साथ पेश आया था मेरे साथ भी आने लगा तो मैं खटक गया। तुमने जिस अंदाज में सलमान राशिद से कहा था कि वो तुम्हारे पास आकर दांतों का इलाज कराए,
इसी दोस्ताना अंदाज में तुमने मुझे भी अपने यहाँ बुलाया है। मैंने बहुत गौर किया तो मेरी समझ में यही आया कि दांतों की भराई के लिए तुम जो मसाला इस्तेमाल करते हो, शायद इसी मसाले में वो जहर भी मिलाया जाता हो, जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता हलक के ज़रिए मैदे तक पहुंचता है। इस सिलसिले में मेरे ऑफिसर ने डॉक्टरों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि एक ऐसा जहर है जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता असर करता है और किसी चीज़ के साथ इसे खुश्क कर दिया जाए तो वो खुश्क हो जाता है। जैसे कि तुम्हारी ये तैयार की हुई सीमेंट दांतों के खला में पहुंचकर खुश्क हो जाती है, दांतों को मजबूत कर देती है, इसी तरह वो जहर भी उसके साथ खुश्क हो जाता है। छोटू भाई फटी फटी आंखों से एक तरफ घूर रहा था। उसके दीदे साकित हो गए थे और चेहरे से ऐसा लगता था कि जैसे इसका दम निकलने वाला हो। मैंने कहा, वो जहर जो दांतों के इस मसाले के साथ खुश्क हो जाता है, इसकी तासीर यह है कि जब गर्म खाना या गर्म चाय दांत के इस हिस्से को जाकर लगती है तो वो जहर कुछ गर्मी से पिघलता है और थोड़ा सा दांतों में से रिसता है। खाने वाले को हल्की सी कड़वाहट का एहसास होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि ऐसी कड़वाहट क्यों महसूस होती है। सलमान राशिद ने बारहा इस कड़वाहट का जिक्र किया और डॉक्टरी मुआयना भी कराया, लेकिन कोई इस चाल को ना समझ सका। आखिर मेरे इसरार पर सलमान राशिद की लाश को दोबारा कब्र से निकाला गया था और उसके इस दांत का दोबारा तिब्बी मुआयना कराया गया तो पता चला कि दांतों में खुश्क सीमेंट के साथ जहर की एक ज़रा सी मिकदार अब भी बाकी रह गई थी। अब इस दांत के जहर से इस सीमेंट का मवाजना किया जाएगा। इस सीमेंट की भी मेडिकल चेकिंग होगी और इसके बाद तुम अपना अंजाम समझते हो। पुलिस वाले छोटू भाई को पुलिस स्टेशन ले गए। वहाँ इसने अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया। इसने बयान दिया कि वो अपनी हसीन बीवी के आसपास किसी भी गैर मर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। खिड़कियों और दरवाज़ों पर चिलमन डालने के बावजूद वो मुतमईन नहीं होता था। नतीजा ये हुआ कि जब रफ़ीकुद्दीन किसी भी बहाने जमालों के करीब होने लगा तो उसने दो ख़तरनाक किस्म के बदमाशों से राब्ता कायम किया। इन्हें अच्छा खासा मुआवजा दिया। इसकी जो माली हालत ख़राब थी और घरेलू अखराजात पूरे नहीं होते थे तो इसकी एक वजह यह थी कि वो अपने डेंटल क्लिनिक की सारी कमाई इन गुंडों में सर्व करता था। वो गुंडे पहले ही छोटू भाई को ये कह चुके थे कि वो लड़ाई झगड़ा तो कर सकते हैं, किसी को जिस्मानी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं और कत्ल तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वो इतना बड़ा जुर्म कभी नहीं करेंगे। छोटू भाई ने इनसे कहा था, ठीक है, वो रफ़ीकुद्दीन को सिर्फ ज़ख्मी कर दें, इसके बाद वो खुद इस रफ़ीकुद्दीन से निमट लेगा। छांगा मांगा में इन दो बदमाशों ने लोहे की एक रॉड से रफ़ीकुद्दीन पर हमला किया था। वो सिर्फ इसे ज़ख्मी करना चाहते थे, लेकिन हमला इतना सख्त हो गया, हाथ इतने भारी पड़े कि रफ़ीकुद्दीन जान पर न हो सका। इसके बाद इन बदमाशों ने कान पकड़कर कहा कि अब वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। छोटू भाई ने सोचा कि जमालों के करीब आने वालों को किस तरह दूर रखा जाए और किस तरह इन्हें इबरतनाक सज़ा दी जाए कि दूसरे खौफज़दा होकर फिर इसकी बीवी के करीब ना आ सकें। बहुत सोच विचार के बाद उसने दांतों के ज़रिए जहर देने का मंसूबा बनाया। इसके लिए उसने किराए के बदमाशों से माकूल मुआवजे पर यह तय किया कि वो बदमाश उसके रकीबों को सिर्फ ज़ख्मी करेंगे। लोहे का निकल पहनकर रकीबों के जबड़ों पर ऐसी ज़रबे लगाएंगे कि वो किसी दंदान साज के पास जाने पर मजबूर हो जाएं। ऐसे ही मंसूबे के मुताबिक उसने सलमान राशिद को और मुझको दोस्ताना अंदाज में अपने क्लिनिक में आने पर मजबूर किया था। इसका मुकदमा अदालत में शुरू हुआ, फिर जल्द ही सज़ाए मौत के हुक्म पर ख़त्म हो गया। इस हुक्म से पहले ही इसने जमालों को तलाक दे दी थी। मेरे लिए रास्ता हमवार हो गया। 3 माह के बाद एक शाम मैं फिर चिलमन के सामने पहुंच गया। जी हाँ, अब मुझे शर्म नहीं आई, क्योंकि चिलमन के पीछे बल्ब की रोशनी में 2 औरतों के साए थे। एक जमाल आफरीन थी और दूसरी मेरी अम्मी। दोनों एक दूसरे के सामने बैठी थीं। अम्मी इसे मेरे लिए मांग रही थीं। जब जमाल आफरीन ने सर झुका लिया और अम्मी ने उसके सर पर दुपट्टा रखा तो मैं खुशी से खिल गया। इसी लम्हे मैंने अज़्म किया कि अब ये चिलमन मेरी है, अब इसके सामने कोई दूसरा खड़ा नहीं होगा। दुरुस्त है, हमेशा दूसरों ही के मुतालिक सोचते हैं।